भाई सबका फेसबुक ओपन हो चुका है ना। अब फेसबुक के अंदर आपको जाना है कहाँ पे, ऐड कहाँ से रन किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा वो है कि फेसबुक पे ऐड रन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पे आपको 9 डॉट्स दिख रहा है। आप जैसे 9 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफेशनल के अंदर आपको एड्स मैनेजर मिलेगा। अभी मुझे नहीं दिख रहा है, मैं चेंज करता हूँ। तो फेसबुक के अंदर जैसे आप आओगे तो मेक श्योर करना कि यहाँ पे ना, यहाँ पे जहाँ आपका प्रोफाइल है, यहाँ आपका पेज होगा या पर्सनल अकाउंट होगा, कुछ भी होगा चल जाएगा। यहाँ पे भी फिलहाल इस पे ध्यान नहीं, आपको 9 डॉट्स पे ध्यान देना है। 9 डॉट्स पे आप जैसे आओगे तो प्रोफेशनल के अंदर आपको मिलेगा क्या, एड्स मैनेजर। तो आप जैसे एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सारे एड्स यहीं से रन किए जाते हैं। देखो एक ऑप्शन और आता है जिसे कहते हैं पोस्ट बूस्ट। बूस्ट वाला ऑप्शन आपने सुना रहेगा। बूस्ट वाला ऑप्शन बेसिकली उन लोगों के लिए जो मेटा पे उन्हें नहीं पता कि एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो मेटा ने उनको एक इजी इंटरफेस बना के दिया है। देखो एट द एंड मेटा क्या चाहता है, फेसबुक का पैसा कैसे आएगा, फेसबुक को उसको रेवेन्यू कैसे आएगा, जब लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा एड रन करेंगे। एड रन करेंगे तभी मेटा को पैसा आएगा। तो मेटा ने कुछ ऐसा इजी डैशबोर्ड बनाया है कि अगर किसी को एड रन करना होगा तो उसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए उसने कुछ एकदम आसान और इजी डैशबोर्ड बनाया है जिसे कहते हैं बूस्ट। बूस्ट पे क्लिक करोगे, आपको ऐड कब से कब तक चलाना है, डेट टाइम सेलेक्ट कर लो। आपको ऐड किन लोकेशन पे दिखाना है वो सेलेक्ट कर लो। आपको ऐड कौन से जेंडर को दिखाना है वो सेलेक्ट कर लो, और इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लो। तो इंटरेस्ट के बेस पे आपको ऐड आ गया, आपने उसको 200 रुपया 500 रुपया डाल के आपने ऐड चला दिया। तो वो एक इजी स्टेप्स है, वो उन लोगों के लिए जिनको एड्स नहीं आता रन करने, और ताकि जब वो ऐड रन करेंगे तभी तो मेटा कुछ अर्निंग करेगा। बट एड्स मैनेजर ऐसा होता है, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है। यहाँ से एक्सपर्ट लेवल जो होते हैं वो यहाँ से ऐड चलाए जाते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जितनी भी ऐड है वो सब यहाँ से रन होते हैं। तो राइट ना अभी मेरा ये पहला अकाउंट आपको दिख रहा है, वी रिस्ट्रिक्टेड योर एड अकाउंट। ये मेरा 2020 वाला एड अकाउंट है जो अभी तक सस्पेंड ही है। बट मैं आपको यहाँ पे कोई दूसरा अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ। अभी एज अ बिगिनर आपको मेटा स्टार्टिंग में एक एड अकाउंट जो है ना वो बाय डिफॉल्ट बना के देता है। अभी आप जिसमें एड्स मैनेजर पे आपने क्लिक किया देखो आपको एक एड्स मैनेजर ओपन हो गया। अभी आपने किया 9 डॉट्स पे क्लिक करके आपने ओपन किया ना, तो जैसे आपने 9 डॉट्स पे क्लिक करके ओपन किया ना, देखो ऐसा डैशबोर्ड आया आपको। राइट, ये सबको आया ना यहाँ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एक अकाउंट ओवरव्यू और एक कैंपेन लिखा है, कैंपेन। आप जैसे कैंपेन पे क्लिक करोगे ना तो देखो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आया ना तो आपका, राजेंद्र जी आया आपका भी, आया ना आपका भी आया ना। अच्छा हाँ, ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट सबको आएगा। फर्स्ट टाइम पे मेटा आपको एक डमी एड्स मैनेजर बना के देता है। और लोग क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, काफी लोगों को जिसका मतलब काफी लोग अगर जो इसमें बिगिनर होते हैं वो यहीं से एड रन करना स्टार्ट कर देते हैं। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ से ऐड बनाना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि ये आपको मेटा ने बाय डिफॉल्ट बना के दिया है। यहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब ऐड रन कर लोगे सब कुछ कर लोगे लेकिन कस्टमर को ट्रैक नहीं कर पाओगे। जो ट्रैकिंग होती है ना वो नहीं कर पाओगे। खैर वो बात बहुत लास्ट की है। मैं फिलहाल अभी आपको यहीं पे आपको सिखाता हूँ। क्या सिखाऊंगा, एड्स को सेटअप कैसे करते हैं। क्योंकि आप जब बनाओगे ना, आप जो नया बनाओगे वो भी ऐसे ही रहेगा, वहां पे जाके भी आप सेटअप करोगे। तो नया कैसे बनाना है मुझे बाद में देखने वाले, क्योंकि नया बनाने के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज थोड़ा सा और बढ़ानी पड़ेगी अपनी। तो इसके लिए अभी हमारी जो नॉलेज है वो हिसाब से भी हम लोग इस पे ही करेंगे। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखो दिख रहा है, पहले मैं आपको ये पूरे डैशबोर्ड का इंटरफेस आपको पहले इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन, आपके एड्स मैनेजर के अंदर जो भी नोटिफिकेशन देगी वो यहाँ पे आएगी। चाहे वो मेटा एड्स अगर आपने रन किया तो एड्स के अंदर मेटा आपको रिकमेंड करेगा क्या आपको सेटिंग करनी है क्या नहीं करनी है। जो मेटा का रिकमेंडेशन आता है ना वो यहाँ पे आता है।
अगर आपके ऐड का बैलेंस खत्म हो गया तो उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और दूसरा ये देखो दिखा अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके वेबसाइट आपके एड्स मैनेजर के अंदर आपका टोटल ओवरव्यू आपको बताएगा ये कि आपने कौन से कैंपेन चलाया, उस कैंपेन पे लास्ट 7 डे लास्ट पूरा ओवरऑल क्या रिजल्ट आया, क्या रिस्पॉन्स आया, आपने कितना ऐड में स्पेंड किया, वॉटेवर, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और उसके बाद में यहाँ पे जो मेन है ये कैंपेन, एड्स मैनेजर के अंदर मेन जो चीज होती है वो कैंपेन ही होती है कि कैंपेन में जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो रनिंग कैंपेन है वो यहाँ पे देखने मिलता है। एड्स रिपोर्ट, अगर आपने जो कैंपेन रन किया है उस कैंपेन की रिपोर्ट अगर आपको अपने क्लाइंट को भेजना है तो वो रिपोर्ट यहाँ से बनती है। खाली कैंपेन सेलेक्ट करो आप, एड्स रिपोर्टिंग पे जाके एड्स पे इस पे क्लिक करेंगे और जिस ऐड का रिपोर्ट आपको क्लाइंट को भेजना है उस ऐड को सेलेक्ट करो और उसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर लो और वो रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो। दिख रहा है एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो भी कैंपेन चलेगी आपको यहाँ दिखाई देगी, उस कैंपेन को सर्च आप सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करो, वो डेटा आपको मिल जाएगा और ये डेटा आपको क्लाइंट को सेंड करना है। उसके बाद में यहाँ पे आती है ऑडियंस, दिख रहा है ना ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब आपके एड्स में जो ऑडियंस इस्तेमाल आप कर रहे हो वो ऑडियंस यहाँ पे आपको दिखेगी। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप नई ऑडियंस को बना सकते हो, नई ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो। जो ऑडियंस आपके वेबसाइट पे आके गई है, मान लीजिए हमने एक ऐड चलाया रियल एस्टेट के लिए या सेल्स के लिए, हमारे ऐड पे लोगों ने क्लिक करके वेबसाइट पे गए। अब आप क्या होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बताओ, मुझे बताओ। बस उतना ही था। मैं इसके लिए बता रहा हूँ, अभी हम लोग है ना इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन देख रहे हैं मतलब अभी हम लोग कुछ भी प्रैक्टिकल मोड पे नहीं है। जब प्रैक्टिकल मोड पे करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आज अगर आप ओवरव्यू देख लोगे तो कल जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, परसों जब करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अकाउंट ओवरव्यू का मतलब ये था कि आपका पूरा एड्स मैनेजर जो है, इस एड्स मैनेजर के अंदर आपने कौन से कैंपेन चलाया, कितना एड स्पेंड किया, ये सब कुछ देखने मिलेगा। कैंपेन के अंदर यहाँ से आप अपने क्लाइंट के कैंपेन को आप रन कर सकते हो और जो भी कैंपेन रन होगी वो आपको एक्टिवली यहाँ पे देखने मिलेगी। उसके बाद में एड्स रिपोर्ट, एग्जांपल मैंने अगर क्लाइंट, जैसे कि मैंने अनिकेत के लिए ऐड रन किया, अनिकेत ने मुझे 10-15 दिन के बाद उसने कहा कि वो अहमद सर वो मुझे जरा रिपोर्ट भेजिए ना, मुझे देखना ऐड कैसा चल रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐड ऑडियंस के एड्स रिपोर्टिंग में गया, मैंने वो कैंपेन का नाम लिखा था, मैंने कैंपेन को सिलेक्ट किया और टॉप पे एक्सपोर्ट लिखा था, उस पर क्लिक कर दिया। तो वो डिटेल मुझे एज अ पीडीएफ आ गई और मैंने पीडीएफ अनिकेत सर को मैंने भेज दिया, है ना सर। तो इस लॉजिक को कहते हैं कि मतलब किसी भी क्लाइंट को अगर एड्स कितना अच्छा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्लाइंट मांगता है तो उस टाइम पे आप यहाँ से दे सकते हो। बट कैसे देना है मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। अब लास्ट ऑप्शन जो है ऑडियंस। ऑडियंस जैसे ही मैंने ऑडियंस पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे कुछ ऑडियंस आपके सामने दिख रही होगी, जैसे कि ऐड टू कार्ट ऑडियंस दिख रही है, आपको दिख रहा है रीमार्केटिंग लास्ट 90 डेज, सेल्स एड्स ऑडियंस जिसमें लिखा देखो डेमो प्लस बिहेवियर, चैनल पार्टनर डेटा, री ट्रैफिक, रियल स्टेट ट्रैफिक एड्स, रियल स्टेट ऑडियंस। तो मतलब यहाँ पे कितने अलग अलग डेटा है, तो ध्यान से देखिए ये जो डेटा है इसे समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो देखो पूरा एक ऑडियंस का लोकेशन, कौन कौन से लोकेशन चल रहे हैं वो सब आ गए इसमें। इसका मेरा कहने का मतलब ये कि हमने इस ऑडियंस को ना स्पेसिफिक लोकेशन पे चलाया था काहे के लिए, ताकि यहाँ से हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक है। तो ये ऐड जो मेरा चला था ये वाला री ऑडियंस वाला, ये जिसके ऊपर आपको मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये ऐड हमने रन किया था कोल्ड ऑडियंस पे, कोल्ड जो एकदम बड़ी ऑडियंस होती है। और ये रीमार्केटिंग वाला किस पे चलाया था, जो कस्टमर हमारे वेबसाइट पे विजिट कर चुके, वार्म। और वार्म ऑडियंस में से कुछ मुझे ऐड टू कार्ट आए थे जिनके ऊपर मैंने ये चलाया हॉट। तो लॉजिक क्लियर हो ना आपका। तो अब यहाँ पे आने के लिए ये पहले से बना नहीं था, ये बनाया गया है ना सब, लेकिन ये बनाया गया है आज। अब आज डे 1 है ना, आज से हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जब डे 1 से आप जब इसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जब हम डे 13-14 पे होगे ना तब ये चीज आपको समझ में आएगी कि ये बनी कैसे, इस पे रीमार्केटिंग कैसे हुई और ये ऑडियंस जो कॉल
कोल्ड वार्म हॉट जो मैं आपको बता रहा हूँ, तब इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने परसों किया था लास्ट लेक्चर में, वो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। मेटा एड ऐसी चीज़ है जो आप 3 घंटे या 4 घंटे या 12 घंटे कंटिन्यू देके नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, कुछ गैप चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, कुछ पेशेंस चाहिए, तब जाके ये इसका एल्गोरिथम आपको समझने में आएगा। अनिकेत के साथ मैं 3 दिन रह के उसको अच्छे से जान नहीं पाऊंगा। उसको जानने के लिए मुझे एटलीस्ट उसके 30 दिन रहना पड़ेगा, तब जाके मैं उसके अंदर वाले बिहेवियर, उसको क्या पसंद है, इंटरेस्ट और उसका डेमोग्राफिक क्या है, वो तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन उसका बिहेवियर पता करने में टाइम लगेगा, उसका इंटरेस्ट पता करने में टाइम लगेगा। तो ठीक उसी तरीके से हमें इसमें जितना समय देंगे उतना अच्छा रहेगा। तो फाइनली हमें ऑडियंस में से पता चलेगा कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, किन ऑडियंस पे हमें ऐड चलाना है। बिलिंग पेमेंट आपको पता है, यहाँ से आपको एड्स के लिए बिलिंग करना है तो आपका एड्स स्टार्ट हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग सेटिंग, एड्स मैनेजर की कुछ सेटिंग होती है जो इंडियन लॉ के हिसाब से, इसके अंदर 2 ही चीज़ें मेन होती है कि एडवर्टाइजिंग सेटिंग मतलब इस एड्स मैनेजर का एक्सेस आपको किसको देना है, वो इस एड्स मैनेजर के अंदर करेंसी कौन सी रहेगी, इंडियन डॉलर किस में रहेगा वो, और इसके अंदर एक फिलहाल 2 सेटिंग को आप समझिए और अंदर मत जाइए, मैं अंदर आपको लेके जाने वाला हूँ। जब हम लोग बिजनेस मैनेजर में जाएंगे तो वहाँ पे आपके सामने बहुत कुछ चीज़ें रहेगी। इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेजर क्या होता है, ये रीमार्केटिंग के लिए डेटा देता है। अगर आपने देखा ना, ये जो ऐड टू कार्ड जो दिख रहा है आपको, ऐड टू कार्ड 180 मतलब लास्ट 180 डेज का ये ऐड टू कार्ड है। इसके अंदर जितने भी ऐड टू कार्ड है ये मैं उनको ऐड दिखा सकता हूँ। तो इसके अंदर कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये ऐड टू कार्ड वाला जो डेटा है ना, मुझे किसने दिया, मेरे वेबसाइट पे जो लास्ट 90 दिनों में आया, ये मुझे डेटा किसने दिया, ये मुझे डेटा ये दिया, ये कैमरा है, इवेंट मैनेजर पिक्सल। आपके वेबसाइट में जो भी ऑडियंस है वो आपको यहाँ देखने मिलती है इवेंट मैनेजर में। तो ये भी होने वाला है, 2 घंटे का लेक्चर है जो आज ही मॉर्निंग में कवर किया मैंने दूसरे बैच के अंदर। तो होगा क्या, आपको एक एक चीज जब समझ में आएगी तो आपको पता चलेगा कि कैंपेन को कैसे रन करना है। बट मैं आपको बहुत इजी वे में लेके जाऊंगा, आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा ताकि आपको चीजें समझने में बहुत आसानी होगी, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे कैंपेन में। सबसे पहले हमें कैंपेन को समझना है, क्योंकि कैंपेन से ही सारी चीजें जुड़ी हुई है। कैंपेन समझोगे तो बाकी सारी चीजें भी आपको समझ में आना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे जैसे आपने कैंपेन पे क्लिक किया तो आपके सामने 3 स्ट्रक्चर दिख रहा है, 3 स्ट्रक्चर है, दिख रहा है, ये कैंपेन, एड सेट्स, एड्स, और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखाया था। ओके सर ऐड फनल जैसे बनता है ना, ऐड फनल अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। हाँ फाइनल इज व्हाट इज फनल बोला हाँ हाँ गलत मतलब ना, फनल मतलब, हाँ फनल कई तरह के होते हैं, वही ना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कोल्ड वार्म और हाँ उस तरीके का ना। अभी वो उसमें समय थोड़ा, उसके लिए आपको ऑडियंस वाला पार्ट समझना पड़ेगा ना। कोल्ड, हाँ, अब पहले एड्स के अंदर कौन सी ऑडियंस को इस्तेमाल करना है, दूसरे एड्स के अंदर कौन से, तीसरे एड्स के अंदर कौन से, इसको 3 बॉटम में कहा जाता है जिसे, हाँ हाँ। तो उसे क्या है, उसके लिए टाइम है, अगर अभी बता दिया तो आपको ओवरलोड हो जाएगा। उसे मतलब ओल्ड वे में उसे कहते थे टोफू, मोफू, बोफू, टॉप ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल। तो टॉप ऑफ द फनल मतलब वही हो गया, ये ओल्ड वे जो अभी आज नहीं चलता है। तो काफी लोगों के शायद उसमें जिन्होंने पहले कभी देखा रहेगा कुछ वीडियोस वगैरह, तो उनको एक माइंडसेट बना होगा वैसा। तो टोफू, मोफू, बोफू वो ओल्ड था, वो जा चुका है। जो मैंने आपको अभी जो अपडेटेड बताया है, ये वाला जो है ये मेन। हाँ, आप याद रखने के लिए वहां पे लिख सकते हो टोफू। टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल, उसे कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। मोफू मतलब मिडल ऑफ द ऑडियंस, मिडल ऑफ ऑडियंस, उसे क्या कहते हैं, वार्म ऑडियंस। और बोफू बॉटम ऑफ द फनल, उसे कहते हैं बॉटम ऑडियंस मतलब हॉट ऑडियंस। तो यही जो कैंपेन के मतलब ये 3 टोफू, मोफू, बोफू जो होते हैं, इन्हीं को मैंने आपको सेकंड डे पे मैंने या डिटेल टारगेटिंग में आपको बता दिया, कोल्ड, वार्म, हॉट। तो ये तरीका ज्यादा आसान रहेगा एज अ बिगिनर आपको समझने के लिए। टोफू, मोफू, बोफू आपको बहुत वो कर देगा कंफ्यूज। वो खाली समझने के लिए, कैसा होता है ना, किसी प्रोडक्ट को एक एक तरीके से मैं आपको बताऊँ तो एक, आइडेंटिफाई, नहीं नहीं,
उसे लाली पाउडर लगा के उसे अच्छे से बेचने के लिए जो होता है ना, तो मार्केटर ने क्या किया ना, ऐसे मतलब कुछ ऐसे ऐसे नाम उसके रख दिए जाते हैं। Funny names just याद रखें। हाँ, तो उससे क्या होता है, वो और अच्छे से मार्केटिंग कर पाते हैं और अच्छे से लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। आपके पास नई चीज क्या है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? हालांकि जो बेसिक चीज है वो यही है जो हमेशा से चलती आ रही है और चलती रहेगी। ऑडियंस टाइप, कोल्ड, वार्म, हॉट, इसी को उन्होंने रीनेम कर दिया टोफू, मोफू, बोफू। अब मैंने तो आपको ये 1.5 सेकंड पे समझा दिया है, बट समझेंगे हम लोग आगे कि ये भी क्या होता है, कैसे उसको रन करना है, बट लॉजिक यही है। तो सबसे पहले हम लोग अगर जैसे यहाँ पे अगर आप पहला कैंपेन बनाने जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको कैंपेन्स, एड सेट और एड्स, ये 3 स्ट्रक्चर है। ये 3 स्ट्रक्चर के बेस पे आपका एड रन होगा। सबसे पहले अगर आप जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऑब्जेक्टिव। मेटा आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एड रन करना चाहते हो तो आपका एड रन करने का मेन गोल क्या है, आप क्यों एड रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखने मिल रहा है, वो देखने मिल रहा है आपको अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या है? अवेयर करना मतलब पहली बार अगर आपका प्रोडक्ट को कोई नहीं जानता है, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, शायद मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था कुछ एड्स के सैंपल, कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांड की मार्केटिंग ये 2 अलग अलग होती है। तो जब प्रोडक्ट या ब्रांड की मार्केटिंग जब वो नया हो, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है, अवेयर करना पड़ता है। तो अवेयर के अंदर क्या आता है, अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी नहीं हो तो आपको सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, ताकि पहले लोग आपको जाने और उसके बाद जाके आपके प्रोडक्ट को वो खरीदने के लिए सोचते हैं। इस चीज को मैंने आपको फनल में समझाया था, अवेयरनेस। हाँ, तो एग्जांपल, अगर मैंने आपको अवेयरनेस बताया था कि आपने मान के चलिए आपके ऑडियंस की साइज 3,20,000 है, आपने डिटेल टारगेटिंग किया, हाँ आपने बहुत अच्छा, 3,20,000 आपकी ऑडियंस थी, लेकिन ये 3,20,000 अभी भी आपके लिए कोल्ड ऑडियंस है। इन ऑडियंस को पहले आपको पहली बार ऐड दिखाना पड़ेगा। जब वो पहली बार ऐड दिखेंगे तब उन्हें पता चलेगा अच्छा ये आप हो, तो वो अवेयर होंगे। तो पहली बार आपके प्रोडक्ट को लोगों तक अवेयर करने के लिए आपको पहले ब्रांड अवेयरनेस चलाना है। सिंपल है ना? मैं इसमें इतना ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ये सारी चीजें बहुत बेसिक है, मैं आपको एक ही बार में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रैफिक का मतलब क्या है? डेफिनेटली ट्रैफिक मतलब आपने ऐड रन किया, आपके ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है। और ये ट्रैफिक कैंपेन किसके लिए होता है? ये ट्रैफिक कैंपेन कंपलसरी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए होता है। ई कॉमर्स वेबसाइट, उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। अब ट्रैफिक से मैं सबसे पहले आपको एक बात ये बताना है, एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल इसका देता हूँ आपको कुछ एग्जांपल। डी मार्ट है, डी मार्ट के बाद बहुत बड़ा बैनर लगा जिसमें उसने बताया कि अप टू 50% ऑफ ऑन ऑल ग्रोसरीज आइटम। उस बैनर को देख के लोग क्या करेंगे, डी मार्ट में जाएंगे। लेकिन काफी लोग ऐसे थे जो डी मार्ट में नहीं जाने वाले थे, लेकिन वो बैनर देख के जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो बैनर एक ऐसा ऐड है, उस ऐड को देख के आप डी मार्ट में जा रहे हो। तो मतलब आप जब डी मार्ट में जा रहे हो, आपने भले कुछ नहीं खरीदा, आप खाली हाथ बाहर आ रहे हो, वॉचमैन आपको बोलेगा भाई कुछ खरीदा नहीं, जा अंदर फिर से खरीद क्या। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी मर्जी, आपने नहीं लिया कोई बात नहीं। उस ऐड का मतलब ये था कि ज्यादा से ज्यादा स्टोर में ट्रैफिक आए, और ट्रैफिक आपका प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, उसका मेन काम था ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा करना। उसी तरीके से जब आप ऐड रन करोगे तो आपके ऐड से आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आए, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे जब ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगी, ध्यान दीजिए, वही ट्रैफिक आपका वार्म ऑडियंस का डेटा बनेगा। तो ट्रैफिक कैंपेन किसके लिए चलाया जाता है? ताकि आपके वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा डेटा आए और उस डेटा के ऊपर आप रीमार्केटिंग कर पाओ। लेकिन ट्रैफिक का मोटिव सेल लाना नहीं है, ट्रैफिक का मोटिव लीड लाना नहीं है। ट्रैफिक का मोटिव सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे डेटा आएगा तो उतना आप रीमार्केटिंग कर पाओगे, और जितना रीमार्केटिंग करोगे सेल वहां से आएगी, राइट। उसके बाद में एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है, एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट सब देखते हैं आप, बहुत सारे रील्स शॉर्ट देखते हैं, सबको लाइक करते क्या? हम लाइक उसी क्यों करते हैं जिसके साथ हम इंगेज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने पोस्ट या अपने ब्रांड की वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट चाहिए तो आप ये कैंपेन चला सकते हो, एंगेजमेंट, जिसमें आपको लाइक शेयर कमेंट देखने मिलेंगे। तो ये काम कौन करता है ज्यादातर? ये ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल बड़े बड़े ब्रांड जो जिनके फॉलोअर तो बहुत ज्यादा, लेकिन वो जब भी कुछ पोस्ट करते हैं ना तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है।
जैसा इंश्योरेंस कंपनी हो जाती है, कौन उनके पोस्ट को पसंद करता है? लेकिन वो इतना बड़ा ब्रांड अगर है टाटा AIG, तो ब्रांड तो बहुत बड़ा है, उसके फॉलोअर भी बहुत हो गए अच्छे खासे पेज पे, लेकिन एक ब्रांड अगर कुछ पोस्ट करता है तो उसके पोस्ट पे कम से कम 500,000 लाइक तो होने चाहिए ना। अगर वही 4-5 रहेगी तो कैसे ब्रांड, तो ब्रांड का वो। तो ऐसे क्लाइंट क्या करते हैं, ऐसे बिजनेस क्या करते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन रखने के लिए एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं। तनिष्क, कल्याण ज्वेलर्स, इनके एड्स को मतलब एक सेलिब्रिटी एक नेकलेस पहन के मतलब वो वीडियो में दिखा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऑडियंस देख रही है, ठीक है, लेकिन इंगेज तो होना चाहिए। तो क्या करते हैं, वो पेड इंगेजमेंट लेते हैं, यहाँ से इंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं ताकि उन्हें लाइक शेयर कमेंट यहाँ पे अच्छा देखने मिले। उसके बाद में आता है लीड्स। लीड्स मतलब किसी भी बिजनेस के लिए इंक्वायरी जनरेट करना। बट अगर मैं लीड्स की बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे समझिए, लीड्स का मतलब ये हो जाता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो जिसको बेचने से पहले उसकी इंक्वायरी जनरेट कर रहे हो। बेचने से पहले इंक्वायरी, फ्लैट ऑनलाइन बिक जाएगा, पहले इंक्वायरी जनरेट होगी। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा, पहले इंक्वायरी जनरेट करेगा, वो देखेगा, उसके बाद सर मतलब हो गया ना। तो टोटल कहने का मतलब ये कि लीड्स का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट के लिए आप उसकी इंक्वायरी जनरेट कर रहे हो प्रोडक्ट को बेचने से पहले, बराबर। तो सिंपल सा, आप रियल एस्टेट के अंदर अगर ऐड रन करोगे तो आपको क्या लेना है, लीड जनरेशन लेना है। हमारा गोल ये है, हम चाहते हैं कि मेटा में ज्यादा से ज्यादा लीड प्रोवाइड करें। देन उसके बाद में ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन, ब्लिंकिट का ऐड कितनी बार लोगों ने देखा है? एक दिन में 10-10 बार दिखता था ना। हम जब भी यूट्यूब पे जाते थे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाते थे, तो बार बार ब्लिंकिट ब्लिंकिट, ज़ेप्टो ज़ेप्टो। क्यों? उसने ज्यादा ऐड चलाया और यहाँ पे उसने मेंशन किया है, क्या मेंशन किया है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक पर्सन को आप दिन भर में कितनी बार ऐड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे सेलेक्ट किया है डे 1 और टाइम्स 10, मतलब एक दिन में 10 बार ऐड दिखना चाहिए एक पर्सन को, तभी आपको और हमको सबको एक एक दिन में इतनी इतनी बार ऐड दिखता है। ये सब के लिए पैसा लगेगा सब कुछ। हाँ, ये ऐड मतलब बोले तो पैसा है ना, अगर आप ऐड रन करोगे तो पैसा। तो अगर आपको अपने एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए आपको लेना है ऐप प्रमोशन। और फाइनली होता है सेल्स। सेल्स का मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो उसके लिए आप सेल्स कैंपेन ले सकते हो, बट इसके लिए कंपलसरी आपको ये है कि आपके पास एक ई कॉमर्स वेबसाइट होना चाहिए जहाँ पे आपका प्रोडक्ट लोग जाके देखे, उसको बाय करें, पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद आप उस ऑर्डर को क्या करते हो, आप शिप रॉकेट या फिर आपको किसी भी कोरियर से आप उस कस्टमर तक पहुंचाते हो। तो इसके लिए कंपलसरी आपको एक लगता है ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट को खरीद सकता है। अभी आप लोगों को ये 6 ऑप्शन दिख रहे हैं। जब मैं इसमें मार्केटिंग करना स्टार्ट किया था तो मुझे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 18 थे, 18 के बाद फिर ये हुए कुछ 14 के बाद हुए 12 के बाद हुए 10 के बाद जाके लास्ट हो गया अभी 8, 6। नहीं तो पहले ये 3 हिस्सों में डिवाइड थे। पहला था ब्रांडिंग, फिर बीच में था कंसंट्रेशन और लास्ट में था कन्वर्जन। तो ब्रांडिंग के अंदर आता था क्या, ब्रांड अवेयरनेस आता था, एंगेजमेंट आता था। कंसंट्रेशन में क्या आता था, कंसंट्रेशन में आता था जैसे कि ये वेबसाइट ट्रैफिक, तो दिख रहा है ना आपको, ट्रैफिक के अंदर ही बहुत सारे पॉइंट थे जो नीचे और ऑब्जेक्टिव बन जाते थे। तो ऐसे 18 थे, अभी लास्ट में जाके भी ये 6 हुए। तो आई होप कि मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया। याद रखिए आपके एड्स के अंदर बहुत कोर पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिव। अगर आपको चाहिए लीड और आपने एंगेजमेंट लेके कैंपेन रन किया है तो आपको लीड्स मिलेगी। आपको चाहिए ट्रैफिक और आपने ब्रांड अवेयरनेस लेके रखा है तो ट्रैफिक मिलेगी। एग्जांपल, नीचे जो वॉचमैन है, हमने इसको बोला है कि भाई ये फ्रंट गेट पे इसको देखना है। अब फ्रंट गेट से वो उसका ड्यूटी क्या है कि जो भी कार आएगी वो यहीं से जाएगी, और एग्जिट वाले को बोला है कि यहाँ से जो एग्जिट कार है वो वहां से जाएगी। लेकिन फ्रंट वाली मतलब गाड़ी अब अंदर आ रही है ना, तो वो एग्जिट गेट से आ रही है अंदर और जा रही तो इससे जा रही है। तो गलती किसकी है, वॉचमैन की, कि वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो अगर वॉचमैन को वहां बिठाया तो उसका काम वही है, तो वो वहां रोक देगा। अगर वो ध्यान से काम करेगा तो वो उधर ही रोक देगा, भाई यहाँ से नहीं, एंट्री यहाँ से नहीं है, एंट्री वो फ्रंट एंड से। तो उसको बताया गया ना कि तुम्हारा ये काम है, तुमको इसी रोड पे काम करना है। तो उसी तरीके से मेटा ने अपने ऑब्जेक्टिव को बताया है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ये है। अगर कोई आपको लीड लेके सेलेक्ट करके कैंपेन बनाएगा तो उसे आप लीड देना, मतलब
मेटा ने अपने एल्गोरिदम को समझाया अच्छे से। लीड देना मतलब अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप जब एड रन करोगे तो मेटा को एनी आपको लीड देना है। सेल्स कैंपेन रन करोगे तो अब उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आपको सेल देना है। एप्लीकेशन प्रमोशन, अगर आप ऐप प्रमोशन दे रहे हो तो उसका मतलब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे ऐप प्रमोशन करवा के देना है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ऐप इंस्टॉल करें। बट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट मेटा के हाथ में, वो ऑटोमेटिक आपको लाइक शेयर कमेंट दे सकता है। ट्रैफिक, ट्रैफिक भी मेटा के हाथ में, ज्यादा से ज्यादा सिमिलर ऑडियंस को दिखाएगा, आपकी ऑडियंस आपके ऐड पे क्लिक करेगी। देखो ट्रैफिक का मतलब क्या है, खाली वेबसाइट पे जाना तो है, गोल उसमें सिर्फ वेबसाइट पे जाना है, ना कि किसी प्रोडक्ट को खरीदना। दिवाली होती है, ईद होती है, हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, तो जरूरी नहीं हम जिस स्टोर में गए उसी स्टोर से कपड़ा खरीदते, नहीं समझ में आया बाहर निकल जाते, तो हम उस स्टोर के लिए ऐसा ट्रैफिक थे। तो ठीक उसी तरीके से आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हो, लेकिन आप उसके लिए ट्रैफिक हो गए ना, अब आपको रीमार्केटिंग कर सकता है वो। ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस में कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, वो तो मेटा के हाथ में, आपको बता देगा कि मैंने भाई 75,000 लोगों को ऐड दिखाया, आप मान लोगे। ट्रैफिक में बता देगा कि आपको 3,500 ट्रैफिक है, आप मान लोगे। इंगेजमेंट में आपको बताएगा कि 250 लाख है, आप मान लोगे। लेकिन लीड्स के अंदर अगर आपको बता रहा है कि 6 लीड्स आई है, जब आप उसे डाउनलोड करोगे तो आपको 6 लीड दिखना चाहिए, ये है कमिटमेंट, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें मेटा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपके ऐप का। ऐप प्रमोशन, कितने लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया, तो आपके ऐप के नीचे पता चलता है कि इंस्टॉलेशन नंबर कितने हैं, क्योंकि जब आपके लोग इंस्टॉल करते हैं तो उस पर बाकायदा साइन अप करते हैं, तो उससे आपको डेटा मिलता है। सेल्स, आपको पता चलता है कि टोटल आपके डैशबोर्ड में बता रहा है 12 सेल, तो आपके वेबसाइट पे भी 12 सेल आना चाहिए, ये कमिटमेंट है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है, जो लास्ट की नीचे की जो 3 है ना, तो इसे कहते हैं कन्वर्जन। और ऊपर वाली जो चीज है ना, इसे कहते हैं कंसिडरेशन, मतलब कंसीडर कर सकते हो, कंफर्म नहीं कर सकते हो। बराबर, समझ में आया तक? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं एक ऐसे कैंपेन को लेके जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेटिंग होती है, इससे ज्यादा सेटिंग किसी के अंदर नहीं होती है, और इससे थोड़ी कम सेटिंग होती है सेल्स के अंदर। तो आज हम लोग जो लेने जा रहे हैं वो लेने जा रहे हैं लीड्स डायरेक्ट। वो इसके लिए लेने जा रहे हैं, मैं आपको ट्रैफिक बता सकता हूँ, इंगेजमेंट बता सकता हूँ, अवेयरनेस बता सकता हूँ, इनके अंदर उतनी सेटिंग नहीं देखने मिलेगी जितनी आपको लीड्स में देखने मिलेगी। तो आज आप एक की सेटिंग देखोगे, बाकी सबकी सेटिंग समझ में आ जाएगी। कैसा आपने स्ट्रक्चर देखा, मेटा का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, मतलब लिंक्डइन का समझ में आ गया, स्नैपचैट का समझ में आ गया, और काफी हद तक गूगल का भी समझ में आ गया। ठीक उसी तरीके से जब आप इसकी सेटिंग देखोगे तो समझ लेना आपने सबकी सेटिंग देख ली, लेकिन हम देखेंगे सबको। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अभी सिर्फ लीड जनरेशन को ओपन करके इसकी सेटिंग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी राइट नाउ टाइम हो रहा है 3:55, ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं। तो लास्ट का 1 घंटा जो हमें देखना हो, पूरी सेटिंग को देखना है, और सेटिंग में जिसको जो चीज समझ में नहीं आएगी वो मुझे बताना, ताकि हम लोग उसको वापस से रिपीट करेंगे। आप जैसे ही, अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एक रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए लीड जनरेट करना। हम लोग सेल्स का भी देखेंगे राजेंद्र जी, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसके अंदर दोनों ही टाइप के थे, सेल्स का भी है, लीड्स का भी है। तो मैं आपको सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, लीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी बताऊंगा। अब जैसे हम लोग लीड्स पे क्लिक करेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव आप मेटा को बता रहे हो कि मेटा मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए मेरे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए। आपने लीड सेलेक्ट किया और आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब मेटा आपसे 2 चीजें पूछ रहा है कि आप ये कैंपेन किससे रन करना चाहते हो, मतलब मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से करना चाहते हो, जिसके अंदर मैंने कुछ एआई से कुछ सेटिंग पहले से प्री सेट करके रखी है, या आप एक्सपर्ट हो तो आप खुद से करना चाहते हो। तो भाई मैं खुद से करूंगा, मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे आपको मैनुअल सेलेक्ट करना है, मैनुअल सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू करोगे। तो जैसे ही कंटिन्यू करोगे, यहाँ पे आपको वो 3 स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। कैंपेन दिख रहा है ऊपर टॉप पे, कैंपेन, एड सेट और एड्स। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी दिख रहा है कैंपेन, एड सेट, एड्स। तो सबसे पहले देखो ये कैंपेन नेम जो पहला स्ट्रक्चर था, इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कैंपेन का नाम। तो मान के चलिए हमारा ये जो कैंपेन है, रेजा रुनारिस, रेजा रुनारिस, जोईनगर लीड सेट्स।
एग्जाम्पल मैंने ये लिखा, मैंने ये तीनों चीजें मेंशन की है। रहेजा बिल्डर है, लुनारिस प्रोजेक्ट का नाम है, किस लोकेशन पे, जूही नगर, कैंपेन कौन सा है, लीड्स। तो मैंने एक ही कैंपेन के अंदर मैंने अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर दिया, मेरा कैंपेन नेम ये है। अब हो सकता है मेरे पास रहेजा का दूसरा प्रोजेक्ट आ जाए, तब मैं क्या करूंगा, रहेजा लिखूंगा, प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा और आगे लिखूंगा लोकेशन और आगे लिखूंगा कि ये लीड्स है, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि ये मेरा कैंपेन। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि एक ही क्लाइंट के मल्टीपल प्रोजेक्ट आपके पास आ सकते हैं, तो एक ही बिल्डर के मल्टीपल प्रोजेक्ट आ सकते हैं मल्टीपल लोकेशन के, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है। तो आपने कैंपेन का नाम लिखा सिंपल, ये डिफिकल्ट था, कैंपेन का नाम डिफिकल्ट था नहीं ना, सेम आपके क्लाइंट के हिसाब से आपको लिखना है। देन उसके बाद में कैंपेन डिटेल्स, कैंपेन डिटेल्स के अंदर आपके सामने सबसे पहला आ रहा है बाइंग टैग ऑप्शन। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, यहाँ पे कोई भी सेटिंग को आपको इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा किस सेटिंग का इस्तेमाल करना है किसका नहीं करना है। मैं आपको सेटिंग सब बताऊंगा ताकि आपको एज अ जनरल इन्फॉर्मेशन सब चीज की मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेटिंग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक चीज ही करनी है। वो चीज क्या करनी है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बाकी कोई सेटिंग आप नहीं करेंगे। कैंपेन डिटेल के अंदर सबसे पहले आ रहा है बाइंग टैग। बाइंग टैग ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब होता है एग्जांपल, रहेजा लुनारिस का हम लोग ऐड रन कर रहे हैं। अब रहेजा लुनारिस का क्या, मैं अकेला हूँ ऐड रन करने वाला, क्या और भी लोग हैं? चलो देखते कितने लोग हैं, कैसे देखेंगे। किसी भी कस्टमर का अगर आपको कॉम्पिटिटर का ऐड देखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है, आपको एड्स लाइब्रेरी पे जाना है। क्या कहाँ पे जाना है, FB एड्स लाइब्रेरी, मतलब ये फेसबुक का एड्स लाइब्रेरी ऑफिशियल साइट है। ये आपको बताता है कि मेटा पे कितने कॉम्पिटिटर आपके रिलेटेड ऐड रन कर रहे हैं, या सब कुछ बताता है। अब इस वेबसाइट पे इस पे क्लिक करो, ये पहली वेबसाइट आप आ जाएगी आपके सामने, इस पे आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। आप नीचे आइए, यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडिया सेलेक्ट करना है जो बाय डिफॉल्ट है। ऐड कैटेगरी के अंदर आपको करना है ऑल एड्स, और यहाँ पे खाली आप क्या करो, उस प्रोजेक्ट का नाम डाल दो जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको कंपटीशन एनालाइज करना है। तो ई कॉमर्स के लिए प्रोडक्ट का नाम डाल दो। तो एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे डाल देता हूँ रहेजा लुनारिस, ओके। अब रहेजा लुनारिस मैंने जैसे लिखा ना, तो मुझे यहाँ पे देखो कुछ पेजेस आ गए, दिख रहा है कितने सारे पेजेस है। अब मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सिर्फ रहेजा लुनारिस मैंने जैसे लिखा ना, मैं यहीं पे इंटर कर दूंगा। ध्यान देना मैंने इंटर किया है, तो मेरे इस नाम से लेके टोटल 11 एड्स रन हो गए। कितने, 11। अगर आप देखोगे तो प्रीमियम प्रॉपर्टीज मुंबई, रहेजा डिस्ट्रिक्ट, रहेजा लुनारिस, देखो सबके पेज के नाम अलग अलग है, यही पेज है जिससे वो ऐड रन हो रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, सब वही सेम पिच कर रहे हैं। देखो जूही नगर है ना, ये लग्जरी 2 and 3 BHK फ्रॉम 1.10 CR, देखो ये 1.12 1.6। अब देखो मेरी बात को समझना, आप कंपटीशन का क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। एक ऐड चला रहे हैं 1.10 CR सेम प्रोजेक्ट के लिए। मैं आपसे एक सवाल करूंगा यहाँ पे, इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। ये एक ऐड चला रहा है 1.12 CR, कस्टमर की लीड कहाँ जाएगी, कस्टमर अगर ऐड देखेगा किस पे अप्लाई करेगा, इस पे करेगा इस पे करेगा, क्योंकि 2 लाख ऑलरेडी वहां पे कम दिखा रहा है, ये 2 ज्यादा बता रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं जो आपको पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो अभी बात आ गई उसी की, कि कस्टमर का ऐड अगर सबसे पहले ये कस्टमर ने देखा तो ज्यादा चांस इस पे बनेगा ना इंक्वायरी आने का। पहले सबसे पहले ये देख रहा है, उसके बाद में वो देखा उसने, तो फिर अप्लाई उस पर भी करेगा। क्यों, क्योंकि वो सुबह बोलेगा यार मैंने ये ऐड देख के अप्लाई कर दिया, इसमें 2 लाख ज्यादा है, शाम में तुरंत उसको वाला ऐड आ गया, ये भी तो वही है यार, फिर वहां पे भी अप्लाई कर देगा। अगर मॉर्निंग में उसको ये अलर्ट पहले दिखता तो इसी पे कर देता ना, इस पे नहीं करता। इस चीज को क्या बोलते हैं, बिडिंग, कि पहले ऐड किसका दिखा। तो यही पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो है ना बाइंग टैग ऑप्शन, इसका मतलब होता है बिडिंग, कि अगर आपको अपना ऐड सबसे पहले दिखाना है तो सबसे पहले ज्यादा बजट आपको देना पड़ेगा मेटा को। आप मेटा को ज्यादा बजट दोगे तभी आपका ऐड टॉप पे दिखेगा सबसे पहला। और दूसरा, आपको पता कब चला, जब आपने कंपटीशन एनालाइज किया, आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे उसी प्रोजेक्ट के लिए लोग देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। अब ये कितनी अच्छी भी सेटिंग करे,
अभी अपने ना ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये 1 तोला 10 ग्राम का अगर ये गोल्ड भी देगा ना, तो भी इसके ऐड पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा जितना उसको आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि भाई इसने ऐड की सेटिंग बहुत अच्छा किया है, इसने क्रिएटिव बहुत अच्छा बनाया है, टारगेटिंग बहुत अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन क्या मतलब यार, लीड तो उसी को जा रही है। इसका मतलब एक प्राइस वाले ऑप्शन की वजह से कस्टमर आपके उस पर चला जा रहा है। तो इसका मतलब मैटर करता है कि आपका क्रिएटिव भी कैसा है। अब और नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे अब रहेगा यूनिवर्सल जूहीनगर। अब ये पेज अलग है, तो मतलब देखो 4 अलग अलग पेज है। ये प्रॉपर्टीज मुंबई, रहेजा डिस्ट्रिक्ट, रहेजा लोनारिस, फिर ये रहेजा यूनिवर्सल जूहीनगर, इसके एड्स की क्रेडिट अलग है। अगर इस पे देखोगे तो इस पे भी 1.10 CR लिखा हुआ है। फिर ये देखोगे प्रॉपर्टी नवी मुंबई, दिखना नहीं उसमें। कोई बात नहीं, आपको नहीं दिखाना, मुझे देखो यहाँ पे दिख गया, देखो ये देखो यहाँ पे दिख गया, प्राइमरी टेक्स्ट में लिखा है ना। और इसके बाद में अगर देखेंगे तो अब ये प्रॉपर्टी नवी मुंबई, ये भी ऐड चल रहा है। अब इसमें 98 लाख। तो हो रहा क्या है, आप डिपेंड, आप समझ चुके हो कि मैंने आपको ये काय के लिए ओपन करके दिखाया। आप जिस प्रोजेक्ट के लिए ऐड रन करने जा रहे हो, पहले आप अपने कंपटीशन में देख लो, पहले आप अपना होमवर्क रेडी कर लो। सर मतलब उसमें बिडिंग में ना 90 के 8 लाख वाले ने मतलब कम बिडिंग लाया था, इसके लिए उसका नीचे आ गया, ऐसा भी हो सकता है? नहीं ऐसा नहीं है। ये बिडिंग, ये मैं आपको बिडिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ से आपको एग्जांपल लिया बिडिंग का। लेकिन ये मैंने आपको जो प्लेटफॉर्म बताया, ये इसका मतलब ये है कि कंपटीशन एनालिसिस कैसे करना है, उसके लिए ये आपको यहाँ पता चलेगा। एग्जांपल मान के चलिए, मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया रहेगा का, वो मुझे बोल रहा है कि 1 BHK ना यहाँ पे 1.15 CR में हमें बेचना है, मतलब 1,15,00,000। मैं बोला ठीक है बेच दिए, कोई बात नहीं। अब मैंने उसका ऐड चलाया, 10 दिन हो गया, 20,000 रुपये ऐड में बजट डाल दिया, अब लीड आई 12-13। अब कस्टमर मुझे बोल रहा है यार क्या आप क्या एक्सपर्ट हो आप, 20,000 रुपये ऐड में जला दिया मेरा, 12-15 लीड आई। और गलती तो मेरी थी जो मैंने कंपटीशन एनालाइज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि उसने मुझे 1.15 में बोला है, बाकी सब लोग 1.10 1.12 में करे, तो जाहिर सी बात है मुझे कहाँ से लीड आएगी। गलती तो क्लाइंट ने जो प्राइस दिया उसमें थी, मेरी एड सेटिंग में कोई गलती नहीं थी। तो मतलब चूक मुझसे हुई जो मैंने कंपटीशन एनालाइज नहीं किया। तो उसी तरीके से आपकी फील्ड में भी है, वो प्रोडक्ट का जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 2,000-1,800 रुपया कुछ है, लेकिन उसके बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट ऐसे जो लोग 699 600 रुपीज में बेच रहे हैं। हो गया है सही में 600 में 2 हो गए। तो बताओ, ऐसे प्रोडक्ट जो डुप्लीकेट है उसको ओरिजिनल बना के बेचा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप ओरिजिनल कितना भी बेचो, लोगों को अगर आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होगा तो आपके पास ही जाएंगे। ये ब्रांड है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर आप एक 20 रुपए वाली कॉफी पियोगे और अगर आप एक स्टारबक्स में जाके कॉफी पियोगे, दोनों के कॉफी का चीज वही है, लेकिन ब्रांड के नाम का आप पैसा दे रहे हो जाके वहाँ पे। तो ठीक उसी तरीके से डुप्लीकेट का पैसा इंसान दे रहा है, लेकिन उसे समझ में आएगा जब उसकी स्किन डैमेज होगी, तब तब उसे समझ में आएगा कि मैंने डुप्लीकेट प्रोडक्ट लिया है, फिर जाके शायद वो कंज्यूमर कोर्ट में उसके लिए केस अप्लाई करेगा। लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, ओरिजिनल एक बार उसे पता चल गया कि ये ओरिजिनल है, तो वो 10 को बताएगा कि यहीं से ले जाके, दूसरे जगह से नहीं। तो बताने का सिंपल सा मतलब ये था कि कंपटीशन एनालाइज कीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप जिसके लिए ऐड चला रहे हो वो कैसा है, प्राइस कैसा है। रिजल्ट नहीं आ रहा तो कम से कम आपको यहाँ से पता चलेगा क्यों नहीं आ रहा है। तो आई होप कि मेरा पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि बाइंग टैब के अंदर ऑप्शन होता है। ऑप्शन मतलब वही बिडिंग, IPL तो सबने देखा है, प्लेयर के लिए ऑप्शन होता है, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वो उस टीम का प्लेयर हो जाता है। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पैसा देगा, पहली बार फर्स्ट टाइम ऑडियंस को सबसे पहले आपका ऐड दिखाया जाएगा, सिंपल। मतलब सबसे ज्यादा हमें दे दें वो ठीक है ना, बट हमें वहाँ पे मतलब ऐसे कैसे दिमाग लगाएंगे हम कि किसने कितना दिया होगा। हाँ ये तो क्वेश्चन कॉमन है, लेकिन आपको करना नहीं है, आप इसे पता भी नहीं कर सकते कि किस क्लाइंट ने कितना दिया। तो हम किस हिसाब से मतलब क्या एनालाइज करके वहाँ पे ज्यादा लगाएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में कम से कम 7 डेज तक, इसका जो मेटा का जो रूल कहता है, एल्गोरिथम कहता है, मेटा का रूल कहता है कि 7 डेज तक आप मुझे कोई बिडिंग वगैरह मत दो। और मेटा तो आपको खुद रिकमेंड कर रहा है कि मुझे बिडिंग दो ही मत, आप मुझे खुला छोड़ दो। अगर आप मुझे हाथ बांध देते हो, एग्जाम्पल आप बोल रहे हो कि मेटा मेरा जो रहेगा का टिकट साइज 1,10,00,000 है, मुझे इसके लिए 500 रुपए के अंदर ही आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। आपने मेटा को बोल दिया 500 रुपीज, मुझे CPL कितनी चाहिए 500, उसके ऊपर अगर आएगा तो मुझे मेरा ऐड दिखाओ ही मत। मेटा बोला ठीक है, गो टू हेल, मैं नहीं दिखाने वाला, जान दे भाई। तो जो बाकी लोग हैं उनका दिखाएगा मेटा।
अब उसे पता चल रहा है मेटा को कि एक एक लीड आने के लिए इसमें 600 रुपया तक जा रहा है, लेकिन आपने तो उसको रेस्ट्रिक्ट किया है कि 500 रुपये में देना है, तो मेटा आपका ऐड दिखाएगा नहीं, कस्टमर बाकी कॉम्पिटिटर का दिखाएगा। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि मेटा आपसे कहता है कि मुझे अभी ऑप्शन आप मत दीजिए, बिडिंग मत दीजिए। बिडिंग जो वर्किंग होती है वो बड़े बड़े ब्रांड में होती है, तो बड़े बड़े ब्रांड के जो होते हैं ना उन लोग को अंदाजा हो जाता है, किससे पता हो जाता है, CPA। अब CPA आपके सामने, हाँ, CPA होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है। मान के चलिए आपका प्रोडक्ट 2000 रुपए का है ना राजेंद्र जी, सेलिमेक्स, मान के चलिए 2000 का आपका एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बेचने आपका प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर मान के चलिए 1000 रुपए, तो आपका कम से कम 2000 के प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगना चाहिए, अंदाजा बताओ। 2%, 200-300, ओके, 10 to 20%। 10 to 20%। हम लोग मान के चलते कि 500 रुपया लग गया एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो फिर भी तो राजेंद्र जी को 500 रुपया बच रहा है, लेकिन वही अगर 1000 रुपया लग जाएगा एक प्रोडक्ट को बेचने तो कुछ मतलब ही नहीं। 50% तो ऐड में जा रहा है। 50% नहीं आपका, हाँ 50% ऐड में जा रहा है और प्रॉफिट मार्जिन कुछ भी नहीं आ रहा है, आप खाली क्या कर रहे हो, खाली गधा मजदूरी हो रही है, फिर कस्टमर बुक कर रहा है, समाज सेवा हो रही है। तो इसका मतलब एक प्रोडक्ट आपका कितने में बिक रहा है, 1000 रुपए में बिक रहा है, तो 2000 को प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कितना रुपया लगा, 1000 रुपया लगा। तो CPA का मतलब ये होता है, हाँ नहीं 2000 रुपया आपका प्रोडक्ट है एक्चुअल, वो प्रोडक्ट आपको 1000 रुपए में मिला, आप उसको अपने वेबसाइट में 2000 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट मार्जिन आपका 1000 रुपया है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट को बेचने में मार्केटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है आपका, 1000 रुपया लग रहा है, तो 1000 रुपये को कहते हैं CPA। CPA का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को बेचने का मार्केटिंग कॉस्ट कितना लग रहा है। तो अगर आपको ये बड़े बड़े ब्रांड इसको कंसिडर करते हैं, उन्हें पता चलता है कि अगर मेरा एक स्मार्ट वॉच बेच रहा हूँ मैं 5000 का, तो उसे 5000 का स्मार्ट वॉच बेचने के लिए उसे पता चला कि मुझे मार्केटिंग कॉस्ट 500 रुपया लग रहा है, तब जाके उसे 700-800 रुपया प्रॉफिट बच रहा है। तो बड़े बड़े ब्रांड इसे कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करवाना बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए हमें बाइंग टाइप ऑप्शन को खुला छोड़ना होता है। क्यों छोड़ना होता है, पहले कुछ डेटा आए तो पहले एग्जैक्टली पता तो चले एक प्रोडक्ट बिक कितने में रहा है, उसके बाद ही तो आप एनालाइज कर पाओगे, उसके बाद ही तो आप उससे बिडिंग दे पाओगे। आपका 15 प्रोडक्ट बिक गया तब आपको पता चला कि मेरे को एक प्रोडक्ट बेचने में 1000 रुपया जा रहा है, तब पता चला ना जब 15 बिक गए। तो जब 15 बिक जाते हैं तब हमें पता चलता है, फिर हम यहाँ पे आके बिडिंग डालेंगे, बेटा यार तूने बहुत बर्बाद कर दिया है, अब मैं तेरे को दे रहा हूँ बिडिंग 500 रुपया, एक प्रोडक्ट को 500 रुपये में बेच के दे बस, उसके ऊपर अगर होता है तो मत दिखा। बट ये हुआ कैसे, ये आपकी वजह से हो रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने कुछ रूल आपको पहले सेट कर रहा हूँ आपके दिमाग के अंदर, कि ऑडियंस का लॉजिक पहले मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि अगर आप कोल्ड ऑडियंस में ऐड चलाओगे तो आपको CPL 1000 रुपये ही आएगा, CPP आपको 1000 रुपये आएगा, CPP मतलब कॉस्ट पर परचेस। लेकिन अगर आप एक फनल के हिसाब से ऐड चलाओगे तो कभी आपका CPA भागेगा ही नहीं, और CPA भाग गई कब पता चलेगा, जब 7-8 दिन ऐड चलाओगे तब पता चलेगा, बराबर ना। गाड़ी एवरेज कितना दे रही है चलाने के बाद पता चलेगा, तो कैंपेन आपको एक सेल कितने का दे रहा है वो कैंपेन रन होने के बाद पता चलेगा, राइट। अब इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे गूगल मेटा आपको फिर से कह रहा है, देख लो एक बार फिर से ध्यान दे दो, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपका लेट सी है ना, आपको रिमाइंड कर रहा हूँ फिर से, अगर गलती से गलत चेंज सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से रीचेंज कर दो, तो ये आपको एज अ रिमाइंडर के लिए दे रहा है, बराबर। बाइंग टैब अगर आप एडिट में जाते हो तो यहाँ पे आपके सामने एक है ऑप्शन और एक है रिजर्वेशन। तो अभी हमारा क्या है, अभी हमारा ऑप्शन पे सेलेक्टेड है, ऑप्शन पे सेलेक्टेड है मतलब अब आपको सेकंड स्ट्रक्चर पे वो ऑप्शन देगा मेटा। कौन सा है सेकंड स्ट्रक्चर, ऐड सेटअप। यहाँ पे ये ऑन है, इसकी सेटिंग आपको ऐड सेटअप में देगा। वहां पे अब आपको ऑप्शन देगा कि यहाँ पे इंटर करो कि आपका CPL कितना आना चाहिए। वहां पे अगर आपने इंटर किया CPL 500 तो आपको मेटा ट्राई करेगा 500 रुपए के अंदर आपको एक लीड लाके देने की, मतलब आपका लीड कॉस्ट पर लीड है ना वो 500 के ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद में जो नीचे है रिजर्वेशन, रिजर्वेशन का मतलब होता है कि एकदम फिक्स कर देना। तो आप मुझे बताइए
अगर हम लोग मेटा को फिक्स कर देते कि इतने पे सेल ला के दे, तो क्या कुछ मेटा मतलब मेटा ऐसा मतलब कमिटमेंट वाला है क्या? एग्जाम्पल मान के चलिए आपके पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस एम्प्लॉय की सैलरी एक महीने की 50,000 रुपये है, बट आपने कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल दिए कि एक दिन में एनी हाउ तुझे 10,000 रुपीज का सेल लाना ही है, आपने उस पर फिक्स कर दिया। सेल नहीं लाया तो समझ जाना घर नहीं जाना। तो ये फिक्स हो गया क्या, वो सेल लाएगा तो ही घर पे जाएगा। तो उसी से मेटा है ना, कभी आपको सेल दे सकता है कभी नहीं दे सकता है, तो उसको रिजर्वेशन में फिक्स क्यों करना। मेरे पॉइंट का मतलब समझ रहे हो आई थिंक आप। तो जब छुट्टियां होती है ना, हॉलीडेज होती है, तो उस टाइम पे आपको ट्रैफिक लीड सेल बहुत अच्छा देखने मिलेगा। लेकिन मंडे जैसे आता है जो वर्किंग आता है ना, तो उसमें देखने नहीं मिलेगा, लोग ऑक्यूपाइड हो जाते हैं अपने काम में। तो डिपेंड करता है जिस दिन ज्यादा, और ज्यादातर आपने ऐड देखा होगा कि आपको ऐड आपके फ्री टाइम में ज्यादा दिखता है, रात में दिखेगा, इवनिंग में दिखेगा, मॉर्निंग में दिखेगा, लेकिन ये जो वर्किंग टाइम है ना इसमें बहुत कम दिखता है। इसको हम लोग आगे समझने वाले बहुत अच्छे से कि एडवर्टाइजर कैसे डिसाइड करता है किस समय कौन से कितने बजे ऐड दिखना चाहिए, कौन से दिन कितने बजे दिखना चाहिए, ये सब कुछ। आई होप कि मेरे को ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया, और इसके अंदर कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आपको समझ में आया। अब ये देखते हैं शो मोर ऑप्शन में क्या है। शो मोर ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करते हो, यहाँ पे आपके सामने आया कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट मतलब वर्ड में कुछ समझ में आ रहा है सेंटेंस पढ़ के? हाँ, मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। डेली वाला है मंथली वाला? नहीं, पूरे कैंपेन में आप 50,000 रुपए स्पेंड करना चाहते हो, उसके बाद ये कैंपेन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। अब एक बात समझिए, आप मामाअर्थ को पता है, आप मामाअर्थ सब जानते हो, मामाअर्थ का केस स्टडी बता रहा हूँ। मामाअर्थ के पास 100 प्रोडक्ट है, क्या 100 के 100 प्रोडक्ट विनिंग है? उसमें से कुछ विनिंग प्रोडक्ट उससे 20 से 30 हो सकते हैं जो रेगुलर बिक रहे। लेकिन मामाअर्थ को पता कैसे चला कि मेरे 20 से 25 प्रोडक्ट विनिंग है? उसने हर प्रोडक्ट के ऊपर एक अमाउंट स्पेंड किया है, प्रोडक्ट नंबर 1 से लेके प्रोडक्ट नंबर 100 तक, हर प्रोडक्ट को उसने 50-50 हजार का एड को बजट दिया है। हर प्रोडक्ट के ऊपर उसने एड्स के अंदर 50-50 हजार रुपए लगाए हैं, तब जाके एक महीने के बाद उसने अपने डेटा को सामने रखा। प्रोडक्ट 1 में 50,000 लगाया था उसने ऐड में, और प्रोडक्ट 100 के अंदर उसने लगाया था 50,000 रुपए ऐड में। अब वो जाके एक महीने के बाद पूरा एनालाइज कर रहा है, तब उसे पता चल रहा है कि ये पूरे 100 प्रोडक्ट के अंदर मेरे 20 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, जिनके पास मुझे सेल अच्छी आ रही है। बट उसे पता कब चला, जब उसने एक महीने हर प्रोडक्ट को इक्वल बैलेंस देके टेस्ट किया। तो बड़े बड़े ब्रांड जो होते हैं अपने हर प्रोडक्ट को पहले क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं एक स्पेंडिंग लिमिट अमाउंट देके, ताकि वो ऐड है ना मेरे 50,000 के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं हो। तो होता है क्या, बड़े बड़े ब्रांड क्या करते हैं, हर कैंपेन के अंदर एक स्पेंडिंग लिमिट लगा के रखते हैं कि ये कैंपेन जैसे 50,000 तक पहुंचे तो स्टॉप हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक। इसका मतलब है कि वो 50,000 तक पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा, दैट्स इट। ये कौन करता है? बड़े 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 ब्रांड्स के लिए होता है, क्लियर? बट हमें नहीं करना। तो हमें कौन सी सेटिंग नहीं करनी? बाइंग टैब भी नहीं करनी है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपको देख लेना है कि आपका सही है या नहीं, और कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट देखना, बट हमें करना नहीं है। अब बात आ जाती है बजट। बजट तो मैंने आपको लिखाया था कि ये बजट तो एड सेट में आता है, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। अब यहाँ पे बजट कैसा है? अब यहाँ पे देखिए दो बजट है, एक कैंपेन बजट है और एक एड सेट बजट है। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझाने के लिए मुझे हो सकता है 10 मिनट लगेगा, और मुझे अभी इसको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा एक्सप्लेन करके। तो इसको समझिए ये क्या है कैंपेन मतलब और एड सेट मतलब। कैंपेन मतलब क्या? स्ट्रक्चर 1, पहला स्ट्रक्चर। और एड सेट मतलब कैंपेन बजट, एड सेट बजट। एड सेट मतलब क्या है? ये सेकंड स्ट्रक्चर है ना। कैंपेन स्ट्रक्चर समझो आप, पहले स्ट्रक्चर का नाम क्या है? कैंपेन है ना, ये है ना पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर ये है ना। ये आपको बोल रहा है कि आपको बजट कहाँ सेट करना है, पहले वाले में सेट करना है दूसरे वाले में। लेकिन ये पहले वाले में क्यों सेट करना है? मैंने तो आपको दूसरे वाले में लिखाया था, तो यहाँ पे पहला वाला क्यों आ गया? कुछ लॉजिक समझ रहे हो?
क्या समझे अनिकेत? क्या समझे? ओ हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। सेटिंग्स ऊपर नहीं करता है। आज वाले पार्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है ये, और ये सेटिंग आपको डिसाइड करेगी कि एडवर्टाइजर का पैसा बचाएगा या जलाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कि आपके कैंपेन स्ट्रक्चर कितने होते हैं। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, पहले आप ये समझ लेना ये स्ट्रक्चर, या और इसको एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक नाव होती है, अब ये समुंदर है ना, यहाँ पे बहुत तरीके की मच्छी होती है। मान के चलिए ये मच्छी जो है, ये समुंदर जो है क्या है, ये मेटा है, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका समझाने का। ये समुंदर क्या है, ये समुंदर मेटा है, और ये मच्छी कौन है, ये मच्छी यूजर है डेफिनेटली। और यहाँ पे एक पर्सन है जो मच्छी को पकड़ने आया है, तो इसने क्या किया, इसने ना समुद्र में क्या डाला है, कुछ चारा डाला है। ये चारा क्या है, ये आपका एड्स, ठीक है। और ये कौन है, एडवर्टाइजर, जो वो एड्स को रन कर रहा है। अब ये चारे को जो मच्छी सबसे ज्यादा पसंद करेगी वो खाएगी, तो जो खाई इसका मतलब या तो उसके लिए सेल्स दे दी, या तो उसके लिए वो लेट से दी, राइट। तो अब इस जो मच्छी पकड़ने वाला है ना, इसने कितने डाले चारे, 3 डाले। इसके अंदर कुछ अलग टेस्ट वाला चारा है, इसके अंदर कुछ अलग, इसके अंदर कुछ अलग। तो जाहिर सी बात है, चारा डालने वाला पर्सन कितना है, एक। तो ये जो चारा डालने वाला पर्सन ये क्या है, कैंपेन। और ये जो चारा डाले ना, ये चारा क्या है, एड सेट। अब ये क्या कर रहा है पता है क्या, ये यहाँ पे ये देख रहा है, अगर इस मच्छी वाले को ये पता चल जाए कि इस चारे से बहुत ज्यादा मच्छी आ रही है, तो वो क्या करेगा, ये दोनों को निकाल देगा ना, या हो सकता है इन दोनों के अंदर यही वाला चारा डाल देगा। लेकिन अभी अब तो हम लोग टेक्नोलॉजिज्म के अंदर है, हम लोग एक टेक्नोलॉजी वाली चीज के अंदर है। तो जाहिर सी बात है, जब मुझे पता चल रहा है कि इस चारे से मुझे ज्यादा मच्छी आ रही है, तो मैं इसके बजट को बढ़ा दूंगा ना, मतलब इसके चारे को बढ़ा दूंगा ना मैं। अगर इसका बजट मेरा 500 रुपया था, और मुझे इससे ज्यादा अच्छा लीड आ रही है, इससे ज्यादा अच्छा सेल आ रही है, तो मैं इसके बजट को 5000 कर दूंगा। तो ठीक उसी तरीके से ये जो आपका है ना, ये कैंपेन है, क्या है, कैंपेन। मतलब मैंने ये आपका क्या है, ये कैंपेन नेम जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है ना, बजट आपको यही पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे आपने जो बजट लगाया, मान के चलिए यहाँ पे आपने बजट कितना लगाया, 5000 रुपए लगाया। इस कैंपेन के अंदर है ना, आप कितने बना सकते हो पता है, 1 2 3, ये 3 मैंने एग्जांपल लिखा है। आप और भी बना सकते हो, आप 4 भी बना सकते हो, आप 5 भी बना सकते हो। क्या, एड सेट ए, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, एड सेट 4, एड सेट 5। तो एक कैंपेन के अंदर आपने कितने एड सेट बनाए, 5। एड सेट समझ में आ रहा है ना क्या है, ये वो है बैकएंड ऑडियंस। हो सकता है यहाँ पे आपने कितने लोगों को सेलेक्ट किया पता है क्या, यहाँ पे आपने सिर्फ मेल को सेलेक्ट किया है, रेजर रोडारिस के लिए। और ये मेल के ऑडियंस जो है ना, ये मेल के ऑडियंस मान के चलिए ये 40 से लेके 65 प्लस वाले हैं, और इसके अंदर सारे गवर्नमेंट ऑफिसर है। आप एक ऐड इनको दिखा रहे हो, ये जो ऐड है ना, ये ऐड आप है ना मेल फीमेल दोनों को दिखा रहे हो। अब इसके अंदर है ना 30 से लेके 50 प्लस वाले, और सारे के सारे फाउंडर, ओनर, बिजनेस ओनर, ये सब इसके अंदर है। अब एक ऐड आप इनको दिखा रहे हो, इसके अंदर मेल फीमेल दोनों है, और इसके अंदर सिर्फ पेरेंट्स है, जो 2 मतलब
0 से लेके 12 साल के बच्चों के पेरेंट्स है, उनको अभी आप दिखा रहे हो। एक ऑडियंस ऐसी है कि इसके अंदर मेल फीमेल दोनों है, और इसे आपने करा है, इसे आपने रखा है ओपन। ओपन मतलब इसको आपने मेटा पे छोड़ दिया, मेटा भी आप दो। और एक कैंपेन आपने इसके अंदर अपने हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने डेमोग्राफिक लिया, आपने इंटरेस्ट लिया, आपने बिहेवियर लेके इनको कैंपेन को आपने सेट किया पूरा अच्छे से। तो ये क्या हो गया, आपके 5 एड सेट हो गए। अब मान के चलिए इसके अंदर से आपको लीड आ रही है कितनी, इसमें से आपको 10 लीड आई, इसमें से आपको 6 लीड आई, इसमें से आपको 3 आई, इसमें से 3 आई, इसमें से 2 आई। आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसने दिया? इसने दिया ना। तो इसने आपको 10 लीड कितने में दिया पता है क्या? 1000 रुपए में, क्योंकि आपने बजट है ना यहाँ लगाया था, बजट यहाँ पे दिया था आपने 1000 रुपए, जैसा मैंने आपको लिखाया है स्ट्रक्चर के अंदर। तो बजट कहाँ देना होता है? एसेट में ना। अगर आप ये चीज को समझोगे तभी इसको समझ पाओगे, इसको नहीं समझे तो इसको नहीं समझ पाओगे। आपने बजट दिया है, हर एसेट के अंदर दिया है। आपने यहाँ पे भी 1000 रुपया दिया, आपने यहाँ पे भी कितना दिया? 1K दिया। आपको 2 लीड है, एक लीड कितने की पड़ी? 500 रुपए की पड़ी, सीपीएल 500। यहाँ पे एक लीड कितने की पड़ी? 100 रुपए की पड़ी, सीपीएल 100 रुपया यहाँ पे। यहाँ पे 6 लीड आई, तो लीड कितने की पड़ी? 300। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपने 1000 रुपया स्पेंड किया, तो यहाँ पे मान के चलिए लगभग 166.66 समथिंग। यहाँ पे आपको सीपीएल आई 166 रुपीज की। यहाँ पे आपको 3 लीड आई है, कितने में? 1000 रुपए में। तो आपको मतलब तकरीबन 333 इतने रुपए में आपको एक लीड आई। यहाँ पे आपको 3, तो यहाँ पे भी आपको 1K में कितने आई? 333 सीपीएल। तो सबसे अच्छा सीपीएल कहाँ देखने मिला? इसका जवाब ऑनलाइन वाले बताएंगे, पल्लवी जी, गौरव जी, नवीन जी। ये आपके सब जगह ऐड चले। ठीक है, आप ही बता दीजिए। एडसेट 2 राइट, गौरव जी ने एडसेट 2 बताया, सही है। थोड़ा इसी बात पीछे वाला भी हाँ सर। थोड़ा सफोकेशन होगा। राजेंद्र जी खाली इसका रिमोट चालू कर दीजिए, देखो रिमोट जल्दी चालू है, चालू कर दो ना। हाँ, तो क्या लग रहा है सबसे अच्छी लीड्स किस में आई? एडसेट 2 में आई। अगर ये हमारा पूरा 4000 रुपया, जो 1000 रुपया यहाँ है, 1000 रुपया यहाँ है, यहाँ इन सबके अंदर ज्यादा आई ना। अगर ये पूरा पैसा इसमें जाता तो लेट भी ज्यादा आती, सीपीएल भी कम हो जाता। 5000 के हिसाब से नहीं भी तो 50 लेट आती है। अभी लेट कितनी आई है? टोटल काउंटिंग करो आप, 24। मतलब यहाँ पे 5000 रुपए के अंदर आपको टोटल 24 लीड्स आई। लेकिन अगर ये 5000 रुपए आपके एडसेट 2 में जाता पूरा, तो यहाँ से आपको लीड्स 50 तक देखने मिल जाती और सीपीएल भी कम आता। तो यहाँ पे जो आपका बजट है ना, कैंपेन नेम में आपको जो बजट दे रहा है, यहाँ पे आपको 2 बजट दे रहा है। क्या दे रहा है? एक कैंपेन नेम बोल रहा है, एक कैंपेन बजट बोल रहा है, और एक बोल रहा है एडसेट बजट। अगर आपको एडसेट में बजट देना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे जाके बजट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कैंपेन में बजट दे रहे हो तो ये क्या करता है पता है क्या? ये अगर आप कैंपेन में बजट दे रहे हो तो जो कैंपेन अच्छा काम करेगा, ये अच्छा काम कर रहे हैं तो बजट ज्यादा अच्छा यहाँ पे जाएगा ऑटोमेटिक। और इस फीचर को क्या कहते हैं? इस फीचर को कहते हैं एडवांटेज ACB, एडवांटेज कैंपेन बजट। मतलब ये मेटा का जो है ना, ये फीचर ये ऑफ रहता है। ये क्या रहता है? ये ऑफ रहता है।
अगर आप इसे ऑन करोगे तो ऑन करने से क्या होगा, आपके जो एडसेट सबसे अच्छे काम करेंगे आपका पैसा वहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा ना। जो एडसेट जो अच्छा काम करेगा आपका पैसा वहीं जाएगा, तो आपको वहां से ज्यादा लीड आएगी, वहां से ज्यादा सेल आएगी। तो आपके लिए ज्यादा अच्छा कौन सा है, ये अच्छा रहेगा या एक एक एडसेट को बजट दोगे ये अच्छा रहेगा? कैंपेन बजट है ना। पॉइंट समझ में आया ना, एग्जांपल समझ में आया ना। आपने पहले बताया कि 7 डेज या 10 डेज एक्चुअली ये फाइनेंस पे करना बेटर है to understand। हाँ हाँ डेफिनेटली। अभी आप क्या करें ना, एग्जांपल मैंने आपको ये जो सिनेरियो बताया ना, ये मान के चलिए आपने 1000 रुपए ना आपने 2 दिन, या आप इसको चलो उसको 7 दिन का पकड़ लेते, आपने सबको 1000 रुपए के साथ सबको 7-7 हजार रुपए सबको आपने दिए, और उसके बाद में आप देख रहे हो कि भाई यहाँ से आपको ना 30 लीड्स आई है 7000 रुपए में, यहाँ से 7000 रुपए में आपने एनालाइज किया कि यहाँ से आपको 9 लीड आई है, यहाँ से आपको एनालाइज किया 12 लीड आई है, यहाँ से 7000 रुपए में आपको 15 आई है, यहाँ से 7000 में 12 आई, 11 आई, वॉट एवर। लेकिन आपने इन सबको एनालाइज करने के लिए कितना 1000 रुपए स्पेंड कर दिया, 7 ऑलमोस्ट 35,000। और 35,000 स्पेंड करने के बाद आपको पता चला कि ये वाला कैंपेन अच्छा चल रहा है। तो क्यों ना ये सारी चीजें बना के पहले आप बजट पूरा ऊपर वाले को दे दो, ताकि जो अच्छा चले पहले से बजट उसी में जाता है। एंजॉय तो होगा ना सर, स्टार्टिंग में जब हम करेंगे तो हमें टाइम लेगा ना, कौन सा बजट टाइम कौन सा एडसेट अच्छा है। राइट। पहले बजट डालेगा, फिर ये सब सेव कर देगा कस्टमर पे। आज आपने ऐड चलाया डे 1 था, डे 1 के अंदर आपने कितने ऐड सेट है, ये 1 2 3 4 5, ये क्या सब ऐड सेट है। आपको डे 1 के अंदर ही 24 आवर्स के अंदर आपको पता चल गया कि ये इससे आपको रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इससे आपको डे 24 के अंदर ही आपको यहाँ पे 10 लीड आ गई है। तो मेटा का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली वो एडवांटेज कैंपेन बजट वाला जो ऑप्शन है उससे इसको समझ में आ जाएगा ये पूरे कैंपेन के अंदर सबसे अच्छा कैंपेन ये चल रहा है, तो वो 5000 का ज्यादा से ज्यादा बजट है ना वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा डे 1 से ही, मतलब डे 1 से ही आपका पैसा जलने नहीं देगा। जो भी रिजल्ट आएगा उस पर डालते हैं। हाँ, तो आप मान के चलिए, अब जैसा आप लोग सोच रहे हो, अगर मैंने वैसा कर दिया, मैंने कैंपेन चला दिया 7 दिन के लिए, देखो यहाँ पे हम लोग बजट किस में दे रही है, कैंपेन नेम में दे रहे हैं, फर्स्ट स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हम लोग बजट दे रहे हैं कहाँ पे, एड सेट में। इसको आपने सबको 7-7 हजार रुपया दे दिया, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। टोटल बजट कितना हो गया 35,000। 35,000 यहाँ पे आपने पूरा स्पेंड कर दिया, 7 डेज हो गए, 7 डेज के अंदर आपने 35,000 रुपीज पे कर दिया। पे करने के बाद आपको पता चला कि यार ये काम कर रहा है, यहाँ का जो सीपीएल है आपका, इसका सीपीएल मान के चलो 300 आया, इसका सीपीएल मान के चलो आपको 500 रुपया आया, इसका सीपीएल मान के चलो आपको 550 रुपया आया, इसका सीपीएल मान के चलो आपको 1.166 आया, इसका सीपीएल मान के चलो आपको 650 रुपया आया। तो यहाँ पे आपको पता चला कि ये सीपीएल मुझे सबसे कम दे रहा था। कब पता चल रहा है, 7 दिन होने के बाद। तो 7 दिन तक तो आपने मतलब अपना काफी पैसा यहाँ पे वेस्ट कर दिया, यहाँ पे जला दिया, यहाँ पे तो बहुत पैसा आपने जला दिया। लेकिन क्या होता अगर यही पैसा डे 1 से इसी पे जा रहा होता तो, डे 2 से जाना स्टार्ट हो जाएगा, डे 1 डे 2 तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अपने आप उसको मेटा ऑटोमेटिक वो एक एल्गोरिथम है, वो एक फीचर है उसकी, वही इसकी एक खासियत है। वो इतना साल रन कर के उसको मालूम पड़ जाता है। आपने कैंपेन जो सेट किया है ना, उस कैंपेन के ऑडियंस से उसने पता चल गया है, मेटा को पता चल गया है कि आपके इस प्रोडक्ट के लिए राइट ऑडियंस सबसे अच्छी ये है, ये ऑडियंस वालों को ऐड दिख रहा है ना जब, तो इस पे आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो जैसे ही मेटा को ये पता चल गया ना ये एडसेट से आपको अच्छी लीड्स आ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा पैसा वो यहाँ पे डालना स्टार्ट करता है। कब डालेगा, जब आपने बजट यहाँ दिया है। अगर आपने बजट यहाँ दिया है तो नहीं करेगा वो या डालते रहो, पूरा खत्म होने के बाद वो चलते रहेगा। हाँ वो 7 दिन तक चलते रहेगा, क्योंकि वहां से उसको लेना देना नहीं है। वहां पे आपने क्या किया है, ये जो आपको बता रहा हूँ ना कैंपेन वाला,
पहले स्ट्रक्चर में अगर आपने बजट दिया, इसको बोलते हैं स्मार्ट बजट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब वो बजट को आपके ना स्मार्टली कंट्रीब्यूट करता है उस एसेट पे जो अच्छा परफॉर्म करता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी के एक बॉस है, इस बॉस के पास 3 बहुत अच्छे एम्प्लॉय है। इसकी सैलरी 30,000 है, इसकी सैलरी 30,000 है, इसकी सैलरी 30,000 है। ये बंदा बहुत हॉनेस्टली काम करता है, ये बहुत मतलब काम करता है लेकिन चापलूसी वाला काम करता है। मतलब बॉस के सामने अच्छा बनने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसका काम इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी बॉस को 30K पे करता है क्योंकि उसकी चापलूसी करता है। एक बंदा और है, ये भी काम बहुत अच्छे से कर रहा है। तो बॉस को समझ में आ रहा है कि ये दोनों बंदे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसको समझ में आ रहा है कि ये काम नहीं कर रहा है, खाली अपनी सैलरी बना रहा है। तो बॉस ने क्या किया पता है? बॉस ने बोला कि एक काम करो, आप लोग की जो सैलरी है ना वो 30,000 से मैं आपको कर देता हूँ 40,000। कितनी? तो ये बंदा खुश हो जाएगा और इसको थोड़ा सा काम बढ़ा देगा। बोले चलेगा ना सर? इस बंदे को भी इसने वही कर दिया और इस बंदे को उड़ा दिया। तो इस बंदे को जो सैलरी ज्यादा था, इसका काम क्या किया? इसका 50% काम इस पे डाल दिया, इसका 50% काम इस पे डाल दिया। और कितने में डाला? 10,000 रुपए सिर्फ बढ़ा दिया। तो कंपनी को 10,000 रुपीज हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका बच रहा है ना। इसका सैलरी का हिस्सा कहाँ है ना, यहाँ जा रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपके सामने 3 एडसेट की सिनेरियो है। जो एडसेट आपका अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसमें बजट क्यों डाल रहे हो आप? इसके बजट को जो अच्छा काम कर रहा है वहां ट्रांसफर कर दो ना। जो अच्छा काम कर रहा है वो आपको अच्छा सेल ला के देगा। पॉइंट समझ में आ गया ना? आई होप। पुरुषोत्तम जी, तो खैर इसने बहुत ज्यादा समय लिया, 10 मिनट देने वाले थे, हम लोगों ने कहा 20 मिनट दिया, लेकिन अच्छा है चलो, क्योंकि आपको लॉजिक तो समझ में आया। मेरे ख्याल से आपको अभी थोड़ा क्लियर हो गया कैंपेन बजट और ये वाले में। अब देखो इसके 2-3 नाम होते हैं। इसका पहले नाम जो होता था सबसे पहले, इसे कहते थे 2020। ये एक्चुअली में ये फीचर लॉन्च हुआ था 2019 में, और इस फीचर को कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। एकदम स्टार्टिंग में इसका नाम था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद में ये हुआ CBO था, ABO था, एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन। अभी इसका नाम हो गया ACB, एडवांटेज कैंपेन बजट। तो वो कुछ भी चेंज हो रहा है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केटिंग के नजर में इन तीनों चीजों को एक ही चीज कहा जाता है, स्मार्ट बजट। क्या कहा जाता है? हाँ, स्मार्ट बजट कहा जाता है इसे। ताकि आप अपने कैंपेन के अंदर कभी भी जो इस्तेमाल करोगे वो स्मार्ट बजट इस्तेमाल कीजिए। स्मार्ट बजट ही आपके कैंपेन का जो पैसा है ना वो राइट डायरेक्शन में जाता है, आपको लॉस नहीं होने देता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में एक और एक ऑप्शन है सेटिंग के अंदर, उसे कहते हैं A/B टेस्टिंग। क्या कहते हैं? A/B टेस्टिंग। मैं भी आपको सेटिंग अभी ओपन तो मतलब मैं आपको डैशबोर्ड में दिखा दूं, लेकिन मुझे उसको वापस से यहाँ पे एक्सप्लेन करना ही है। अब मुझे ये बताइए, ये तो हम लोग कैंपेन बना रहे थे, इसके अंदर टोटल ऐड कितने? कैंपेन एक है और एक कैंपेन के अंदर आपके ऐड कितने? टोटल 5। तो ये क्या हो गया? ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। तो क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? वहां पे इस फीचर के अंदर सिर्फ आप कैंपेन A और कैंपेन B को ही टेस्ट कर सकते हो, C को भी कर सकते हो, D को भी कर सकते हो, E को भी कर सकते हो। तो इसमें मतलब क्या था पता है क्या? सेम वही था, यही कि एक एक कैंपेन को आप क्या कर रहे हो, इनके बीच में फाइट करा रहे हो, A/B टेस्टिंग वाली फाइट। और फाइट में क्या होता है ना, फाइट में सबको इक्वली सबको इक्विपमेंट दिया जाता है, इक्वल बजट दिया जाता है, इक्वल पावर दिया जाता है। अगर आप A को 5,000 रुपया बजट दोगे, B को 1,000 रुपया दोगे, तो जाहिर सी बात है पावर किसके पास ज्यादा है? A के पास। तो A जीत जाएगा। तो A/B टेस्टिंग में क्या होता है, सबको इक्वल बजट दिया जाता है, इक्वल पावर दिया जाता है, और उन्हें एक डेडलाइन दी जाती है 7 दिन की। तो ये कैंपेन आपका, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा था कि हमें उसे कुछ देना पड़ेगा टाइमलाइन, ताकि उतना दिन चले, तब हमें पता चलेगा कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आपने इसको टाइमलाइन दे दिया 7 डेज का। 7 डेज आपने कितना स्पेंड किया? 35,000 रुपीज स्पेंड किया, तब जाके पता चला कि भाई ये जो B कैंपेन है ये विनिंग कैंपेन है, इसको लेके आगे बढ़ो। तो 2020 से पहले यही होता था, A/B टेस्टिंग होता था।
लोग ए बी टेस्टिंग करते थे, पैसा जलाते थे, तब जाके उन्हें पता चलता था कौन सा कैंपेन अच्छा है। लेकिन सीबीओ के आने के बाद उनका कैंपेन का जो हमारा बजट है वो अब बचने लग गया था, क्योंकि सीबीओ हमें इंस्टेंट बताता है कि कौन सा कैंपेन अच्छा काम कर रहा है विद इन 24 आवर। तो हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे? सीबीओ स्मार्ट बजट इस्तेमाल करेंगे या ये ए बी टेस्टिंग इस्तेमाल करेंगे? ए बी टेस्टिंग में क्या हो रहा है? सेम वही हो रहा है, लॉजिक लगाओ। ए बी टेस्टिंग मतलब एड सेट बजट। ए बी टेस्टिंग मतलब क्या हो गया? एड सेट बजट। यहाँ पे आप एड सेट में बजट डाल रहे हो। और स्मार्ट बजट मतलब हो गया कैंपेन बजट, यहाँ पे कैंपेन में डाल रहे हो। तो आप मुझे बताओ, कैंपेन बजट जो है ये आपको 24 आवर्स के अंदर ही आपको रिजल्ट देना अच्छा स्टार्ट कर देता है। और इसके अंदर एक टाइमलाइन होती है, इसके अंदर टाइमलाइन ये होती है कि ये 7 डेज से लेके कम से कम 10 डेज, उसके बाद डिसाइड हो पाता है कि कौन सा एड सेट आपका अच्छा कर रहा है। लेकिन तब तक करते करते तो बहुत सारा पैसा आपने जला चुका होगा। तो ये अच्छा रहेगा या वो अच्छा रहेगा? ये अच्छा रहेगा ना। अब इंटरव्यू का एक क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस बिटवीन के स्मार्ट बजट ऑप्टिमाइजेशन और ए बी टेस्टिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? इन दोनों में डिफरेंट ये कि ए बी टेस्टिंग आपका 24 आवर्स के अंदर ही डिसाइड हो जाता है कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म करेगा, और ए बी टेस्टिंग वाला जो होता है पार्ट, ये आपका कुछ टाइमलाइन लेता है 7 to 10 डेज का, तब डिसाइड होता है कौन सा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्मार्ट बजट का मतलब ये होता है कि आपके पैसे को ये वेस्ट नहीं करता है। ए बी टेस्टिंग मतलब काफी हद तक आपके एड बजट को जला देता है। तो आई होप कि मेरे यहाँ से 2 पॉइंट आपको समझ में आया, राइट? ऑनलाइन गौरव जी, पल्लवी जी। हाँ सर, समझ आया। यस सर। ओके, तो अभी यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन है, एक कैंपेन बजट और एड सेट बजट। तो आई होप कि आपको समझ में आया। इसका डेफिनेशन देख लो, इसके अंदर लिखा है कैंपेन बजट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट योर बजट टू द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस योर कैंपेन, आल्सो नोन एज एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। मतलब आपको बता रहा है ऑटोमेटिकली आपके जो बजट को है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू एड सेट के परफॉर्मेंस। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके अंदर वो बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एड सेट बजट set different bid strategies और budget schedule for each ad set। हर ad set के ऊपर आपको अलग अलग बजट को सेट करना है इस वाले पार्ट के अंदर। तो राइट में अभी हमारा क्या सेलेक्ट है? यही सेलेक्ट है ना। तो अगर आपका ये ऑप्शन सेलेक्ट है तो इसका मतलब आपको बजट सेट करना है सेकंड स्ट्रक्चर में। बट अगर आपने कैंपेन बजट को सेलेक्ट किया तो आपको बजट यही सेलेक्ट करना है। और अभी फिलहाल मैं इस टॉपिक को ऑफ कर रहा हूँ ताकि अंदर जाने के बाद हमें और भी कुछ चीजें देखनी है सेकंड स्ट्रक्चर पे। तो एड बजट वाला पार्ट आपको याद रखना है। बजट 2 तरीके के होते हैं, कैंपेन होते हैं और एक एड सेट होते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि बजट के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, डेली बजट होते हैं, लाइफ टाइम बजट होते हैं, जिसको हम लोग आगे कवर करेंगे। और मेरे ख्याल से शायद उसको कवर करने के लिए हमें कल दिन लगेगा, क्योंकि आज हमने बहुत काफी हद तक आज मतलब सेटिंग काफी देख ली। हाँ, एड सेट बजट आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना है, ओके। लेकिन अब उसके सामने ये भी है, शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एसेट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, याद रखना, इसका मतलब इसी के साथ है, एसेट बजट के साथ। ये आपको क्या बता रहा है? We will share up to 20% of your ad set budget with other ad set within this campaign when it's likely to improve performance about set budget sharing। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो कैंपेन, जो एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो 20% तक आपके बजट का मेटा और ले सकता है उस एड के लिए। मान के चलिए आज आपने एड रन किया, आपने एक कैंपेन के अंदर 1000 रुपए सबने दिए और आपका कोई एक एड सेट मतलब अच्छा काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये सिर्फ 20% तक आपके एड का बजट बढ़ा सकता है। 1200 कर देगा। 1200 कब होगा? जब आपने अपना बैलेंस एडवांस में रिचार्ज करके रखा है।
आपने डाला है एक दिन का बजट 1000 रुपये है, आपको पता है, तो आपके 6 कैंपेन चल रहे, 6 कैंपेन का हो गया 6000, बट आपने रिचार्ज करके रखा 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये आपने, हाँ, तो वो उसी में से क्या करेगा, अगर ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा लोग एक्टिव है, ज्यादा लोग प्रोडक्ट आपके देख रहे हैं, तो उस केसेस में 20% आपके बजट को बढ़ा देगा, 1200 रुपये कर देगा, राइट। आई होप कि वाला पॉइंट समझा। ओके, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी, हाईएस्ट वॉल्यूम, ये ऑक्शन वाला ही पार्ट है, इसको अभी मत देखो आप, ये सेम उसी तरीके से ही है जैसे मैंने आपको बताया। ऑक्शन अभी हमें करना नहीं, तो ऑक्शन के अंदर वही जो पार्ट है उसी को ये रिप्रेजेंट करेगा और कुछ नहीं है। इसके बाद में एबी टेस्टिंग जो मैंने आपको अभी बताया, इसको ऑन करने से आप क्या कर सकते हो, कैंपेन ए कैंपेन बी को टेस्ट कर सकते हो, एक टाइमलाइन देके उन दोनों के बीच में इक्वल आप पावर देके आप फाइट करवा सकते हो कौन सा कैंपेन जीत रहा है। अब एबी टेस्टिंग होती है 3 तरीकों से। एबी टेस्टिंग सिर्फ ऑडियंस के बेस पे नहीं होती है कि 2 ऑडियंस को आप कंपेयर कर रहे हो, एबी टेस्टिंग होती है एक ऑडियंस से भी होती है, प्लस 2 अलग अलग इमेजेस से भी होती है, कि आपने एक ऑडियंस को एक मॉर्निंग में एक अलग इमेज दिखाया, आफ्टरनून में एक अलग इमेज दिखाया, अब पता नहीं ऑडियंस कौन सी इमेज से कन्वर्ट हो जा रही है। तो एबी टेस्टिंग ऑडियंस पे भी होती है, एडसेट पे और इमेज पे भी होती है। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग एडसेट वाला जब देखेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम एक ही एड के अंदर 4-5 इमेज लगा सकते हैं, और एबी टेस्टिंग में 1 2 3 4। तो भाई जो चीज यहाँ हो रही है वो चीज मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ, वहां से भी कैसे होता है। मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करो, क्योंकि वो टेस्टेड है, वर्कआउट है, पूरा उसके ऊपर काम कर दिया मैंने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है, और जो वर्किंग हो रहा है, जो आपको रिजल्ट दे रहा है, तो मैं आपको डायरेक्ट वही बताता हूँ, राइट। तो हमें एबी टेस्टिंग नहीं करना है, मार्केटर इसे बंद कर चुके हैं। उसके बाद में स्पेशल ऐड कैटेगरी, स्पेशल ऐड कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, पर आपको करना नहीं है। स्पेशल ऐड कैटेगरी का मतलब सिंपल सा ये है कि मेटा एड्स के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजर ऐड रन करते हैं, बट इसमें कुछ ऐसे इंडस्ट्री और ऐसे कुछ सेक्टर होते हैं जिनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है। एग्जांपल, फाइनेंशियल प्रोडक्ट पता है आपको, क्रेडिट कार्ड, लोन, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी होते हैं, ये सारे फाइनेंशियल है ना। फाइनेंशियल प्रोडक्ट की अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो इसके लिए आपको मेटा से स्पेशल परमिशन लेनी होगी। स्पेशल परमिशन का मतलब ये होता है कि एज अ एडवर्टाइजर और एज अ बिजनेस ये दोनों ही वेरीफाइड होना चाहिए, और वेरीफाइड होने के बाद फिर जाके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका कैटेगरी कौन सा है। अब इन 4 कैटेगरी क्या है पहले वो देख लेते हैं। इन चारों कैटेगरी के अंदर सबसे पहले आता है क्या है, अगर आप देखोगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट्स, हाउसिंग, एंड लास्ट में आता है सोशल इश्यूज, इलेक्शन के जो भी एड्स होते हैं वो। फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब वहां पे लिखा है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पर्सनल लोन, म्यूचुअल फंड, व्हाटएवर, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे कुछ। तो इसके अंदर फ्रॉड बहुत ज्यादा होता है। दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे जॉब के ऑफर दिखा के कंसल्टिंग लोग फी चार्ज कर लेते, फ्रॉड कर देते। उसके बाद में हाउसिंग, हाउसिंग के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे ऐड दिखाएंगे प्लॉट्स वगैरह के, जो आपको बेच देके पता चला वो इलीगल है, वो सिट को अप्रूव नहीं है। और उसके बाद में अभी फिलहाल हम ये 3 टॉपिक पे बात करते हैं। इन तीनों टॉपिक में अगर आपका इंडस्ट्री का अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपको ये सेलेक्ट करना कंपलसरी है, बट मैं रियल एस्टेट का चलाता हूँ, मैं सेलेक्ट नहीं करता हाउसिंग। हाँ, क्यों का मतलब ये कि आप ध्यान से देखो, एड्स फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस, मॉर्गेज और अदर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, मैं इसके लिए नहीं यहाँ पे होम सेलेक्ट करता हूँ, बिकॉज कि आप जब ऐड चलाते हो ना, आपने ऐड पूरा चलाया, सब कुछ ओके है, आपके ऐड के अंदर वो 3-4 चीजें चेक करता है मेटा का जो एल्गोरिज्म होता है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का रेरा नंबर, तो आपने ऐड में बाकायदा प्रॉपरली मेंशन किया होता है कि आपके प्रोजेक्ट का रेरा नंबर क्या है, तो उससे मेटा को पता चल जाता है कि ये रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है। आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ बहुत सारा अपना कुछ वर्ड लिखा होता है कि सिटको अप्रूव्ड है या नहीं, तो उससे मेटा को पता चल जाता है कि ये सारी चीजें लीगल है। तो हो रहा है क्या है, आप जब ऐड रन करते हो तो ऐड के अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन है, मेटा आपको कुछ कहता है कि आप मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का वायलेंस नहीं करना, मैं आपको जैसा गाइड कर रहा हूँ वैसा करना। तो अगर आपका बिजनेस वेरीफाई है तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसको वेरीफाई करके यहाँ पे डिक्लेयर पे क्लिक कर दूंगा। बट मैं हर केसेस में मैं एक भी क्लाइंट का ये सेलेक्ट नहीं करता हूँ। उसका रीजन ये, उसको सेलेक्ट करने के बाद है ना मेरे ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि मैं बहुत सारी सेटिंग को टच नहीं कर सकता। सिंपल सा मतलब ये है कि मैं सिर्फ इसलिए इसको अप्लाई नहीं करता, लेकिन मेरा ऐड रिजेक्ट भी नहीं होता है ना सस्पेंड होता है।
उसका रीजन ये कि मैं अपने ऐड के अंदर प्रॉपर जो मेटा का रूल कहता है मैं वो करता हूँ। मेटा का रूल क्या कहता है आपको बताओ? मेटा का रूल कहता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट मत करो जो ऑडियंस को हार्म कर सकती है, बेवकूफ बना सकती है, स्कैम कर सकती है, या कोई क्लेम कर रही हो। ये ऐसे टाइप के आपको अगर ऐड बनाओगे तो उसके लिए आप वेरीफाई हो तो ये मैं आपको करने दूंगा। एग्जाम्पल, ट्राया का हेयर पता है? ट्राया हेयर, वो ट्राया का एक ऐड चल रहा है, हेयर, वो हेयर लॉस वालों का, उसका ऐड बहुत चल रहा है। क्यों ऐड चल रहा है? जबकि वो एक हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वो एक केमिकल टेस्टेड प्रोडक्ट है, तो उसको ना मेटा को सब रिपोर्ट जमा करना पड़ा। उसको जो हेल्थ का जो हेल्थ सर्टिफिकेट जो रहता है ना उसको वो जमा करना पड़ा, उसको बिजनेस का लाइसेंस जमा करना पड़ा, उसको सर्टिफिकेशन देना पड़ा, प्रोडक्ट कौन से लैब से रिकॉग्नाइज्ड है, टेस्ट आउट है, पास है, उसे वो सब जमा करना पड़ा। तब जाके मेटा ने उसको परमिशन दिया कि अब आप हेयर का ऐड चला सकते हो। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारे लोग ऐड चला रहे थे। आई थिंक वो सलमान भाई की दवाई वगैरह वो सब सुना रहेगा आपने शायद। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पता नहीं अपने अपने प्रोडक्ट को लाके मार्केट में प्रमोट कर रहे थे, बट ऐसे सारे प्रोडक्ट को मेटा ने क्या किया, रिजेक्ट, सस्पेंड करके हटाते गई। जो प्रोडक्ट क्लिनिकली टेस्ट आउट नहीं है उन्हें रिजेक्ट कर देती है। बट हम जब ऐड चलाएंगे तो किसी भी ऐड के अंदर गारंटी क्लेम नहीं करना है, ओवर प्रॉमिस नहीं करना है, ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। आप ये कर सकते हो, आप करके दे दोगे, ये सब नहीं करना है। तो मेटा क्या करेगा, तुरंत रिजेक्ट कर देगा। तो आप याद रखना, किसी भी तरीके का क्लेम, गारंटी और ऐसे वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके अंदर। बट हम जब रियल एस्टेट का ऐड रन करते हैं तो उसमें बाकायदा मेंशन करते हैं कि प्रोजेक्ट का नेम, उसका रेरा नेम, सिटको अप्रूव्ड है या नहीं है, वॉटेवर, सारी कुछ मैं उसको डिटेल देता हूँ, तब जाके यहाँ पे होता है। सेम उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, कंसल्टिंग होती है, जो एम्प्लॉयज के ऐड चलाते हैं। एम्प्लॉय क्या होता है, एक जॉब क्या होता है? जॉब एक इमोशंस होता है। अगर आप देखा जाए तो आप 30 दिन मेहनत किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए नहीं कर रहे हो, हमारी फैमिली के लिए करते हैं। तो उसके साथ एक बहुत गहरा इमोशन होता है, और उसके साथ अगर कोई खेल जाता है ना तो बहुत हर्ट होता है। तो होता है क्या, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको जॉब एब्रॉड में जॉब, गल्फ कंट्री में जॉब दिलाने के बहाने 50,000 1 लाख रुपीज तक आपसे ले लेती है, और पता चलता है बाद में सारों का पासपोर्ट लेके वो चली गई। होता है, ऐसा हुआ है काफी। तो इसके लिए ऐसे ऐसे टाइप की जो इंडस्ट्री होती है उनको अपना पहले कंपनी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। कंपनी वेरीफाई होने के बाद ही आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आता है इलेक्शन पॉलिटिकल ऐड। पॉलिटिकल ऐड का बहुत स्पेशल, इसका बोल सकते हो आप डबल स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी? एडवर्टाइजर भी वेरीफाई होना चाहिए, ब्रांड नेम भी वेरीफाई होना चाहिए, प्लस जिस पॉलिटिकल पार्टी का ऐड रन कर रहे हो वो भी वेरीफाई होना चाहिए। उसका एक अमेंडमेंट लेटर होता है, डिस्क्लेमर लेटर, कि वो किस पार्टी से खड़ा है, उस पार्टी ने उसको क्या ऑफर दिया, उस पार्टी का लेटर हेड में उसका नाम है क्या नहीं, ये सब कुछ उसको जमा करना होता है, तब जाके उसका ऐड रन होता है। तो मैंने ऐड रन किया था एक हमारे सर के, मतलब हमारे जो सर है वो इलेक्शन में खड़े हुए थे जब, तो उनका मैंने पॉलिटिकल पार्टी का ऐड रन करके दिया था। तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे परमिशन की जरूरत पड़ी थी, तो वो सारे परमिशन लेने के बाद ही हम लोग क्या कर पाए, फिर ऐड रन कर पाए। लोग मेल भेजते रहेंगे ना, ये परमिशन चाहिए, वो परमिशन चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ। मेल नहीं करते, सिंपल उसका सब मेंशन किया होता है पहले से। ऐड में हाँ, दिखाता हूँ मैं आपको। इसको
भी ढूंढना पड़ेगा मेरे को, एक है देखो यहाँ पे what you will need to do, complete this step to become an authorized to run ads about social issues, election और political। इसमें सबसे पहले confirm your identity, आपको आइडेंटिटी आपकी कंफर्म करनी पड़ेगी एज ए एडवर्टाइजर। क्रिएट अ डिस्क्लेमर, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी जो एड मतलब जो जिनका एड रन करना है तो उन पार्टी का जो डिस्क्लेमर है मुझे वो बना के इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा मेटा से, जो मैंने वो लिया। लिंक एड अकाउंट टू द डिस्क्लेमर, मतलब वो डिस्क्लेमर जो है ना वो एड अकाउंट के साथ मुझे इसको लिंक करना है, जिस एड से मैं एड रन करूंगा वो एड के साथ में वो डिस्क्लेमर होना चाहिए, तभी वो अप्रूव होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में कनेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, ये ऑप्शनल है। तो ये सारी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे कंफर्म योर आइडेंटिटी के अंदर, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा आइडेंटिटी भी देखो यहाँ पे कंफर्म है, राइट। यहाँ पे मेरा एडवर्टाइजर आइडेंटिटी और प्लस आप जिसका एड रन कर रहे हो उसकी आइडेंटिटी, ये दोनों जब कंफर्म होगा और फिर यहाँ पे देखो दिख रहा है क्रिएट डिस्क्लेमर, तो मैंने इनका क्रिएट डिस्क्लेमर बनाया था ये मैंने, और ये एक्टिव है, दिख रहा है अप्रूव्ड। अप्रूव्ड के बाद ये इनका प्रोफाइल, मतलब उनका प्रोफाइल, उनका डिस्क्लेमर, उनका पॉलिटिकल लेटर, उसके साथ में मेरा आइडेंटिफिकेशन, ये पूरा करने के बाद ही आप जाके एक पॉलिटिकल एड रन कर सकते हो। ये मुझे पूरा अप्रूवल लेने के लिए कम से कम 36 आवर लग गए थे, 36 घंटे। लेकिन मुझे इसको आज मैंने कुछ अप्लाई किया, कुछ कल अप्लाई किया, तब जाके 36 आवर्स के अंदर ये मेरा अप्रूवल हुआ, तब जाके मैं इसका एड रन कर पाया। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एड रन करने के पीछे कितने सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, और जब आप अप्रूवल लेते हो तभी जाके आप क्या करते हो, पॉलिटिकल पार्टी का एड रन करोगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है सोशल इश्यूज और इलेक्शन। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब जो आपके सामने ऑप्शन आएगा वो आएगा सेकंड स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं एडसेट। एडसेट वाला पार्ट और एड्स वाला पार्ट, इसको हम लोग कल कवर करेंगे, राइट। आई होप कि आज हमने बहुत सारी सेटिंग को देखा, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इन पूरी सेटिंग में आपको कोई सेटिंग नहीं करनी है सिवाय ACB, ये जो दिख रहा है ना, ये आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पे लिख कर आएगा ACB, एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट बजट, राइट। अब यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन आया होगा कुछ ना कुछ तो डाउट। पुरुषोत्तम जी, राजेंद्र जी, रोहन, अनिकेत, क्या बात है, रोहन जी पूरा नोट डाउन करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट? कल हम लोग सेटिंग देखेंगे वापस से कुछ और परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ तड़कता भड़कता नया। ठीक है, ओके। ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, बाय। थैंक यू सर। Okay, sir.